ये है गाइस, एक दो मिनट और वेट करते हैं. लेट द पीपल ज्वाइनिंग. फ्यू पीपल्स आर ज्वाइनिंग इनटू द सेशन. एक बार जैसे ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बाय आफ्टर अ मिनट और सो वी शुड बी एबल टू स्टार्ट. तो आज काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीजों को, एंड इट विल बी अ गुड सेशन फॉर ईच वन ऑफ यू. जो नए लोग हैं, उनके भी इसके बाद पहले एक बार ये प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरह का है. आप लोगों ने हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में इंटरेक्ट किया है. आई नो शायद उतनी डिस्कशन नहीं भी हो पाई, कई बार उतना टाइम नहीं मिल पाता इवेंट्स में. सो फर्स्ट इवेंट विच वी अटेंडेड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ was AFM event which happened in Bangalore, which happened in Mumbai. मुंबई के उस इवेंट के बाद सेकंड इवेंट हमने अर्पिता गुरुकुलम का अटेंड किया था अहमदाबाद में, जो कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में था. एंड इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी वी अटेंडेड दिस नेटवर्क एफपी इवेंट वेयर अ लॉट ऑफ folks have interacted with us. तो आज हम स्पेशली सेशन अपने पार्टनर्स के लिए रख रहे हैं so that people can onboard with us, understand the product. कोई उनकी क्वेरीज हैं, हम कमीशन स्ट्रक्चर्स और वो सब चीजें भी देखेंगे. और उसके बाद भी अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, हाउ टू गेट इम्पैनल्ड, तो we will discuss this in detail. Few folks are joining in. हम सेशन रिकॉर्ड भी करने वाले हैं ताकि अगर कोई लोग बीच में भी ज्वाइन करें तो भी वो सेशन को देख पाए. पारस, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, तो कंफर्मेशन भी आ गया है गाइस. आई थिंक 5 मिनट हो ही गए हैं सेशन में और काफी लोग आ भी चुके हैं. आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. सो आई शेयर माय स्क्रीन एंड आई गो टू द स्लाइड व्यू. तो देखिए, आपने हमारे को अल्फा एमसी को इन इवेंट्स पे आप लोग हमसे मिले हैं. अल्फा एमसी का में हमारा थीम है बी रिच, जिसे हम अगर हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं अमीर बनिए. ये भी एक ऐसा इमोशन है जो सभी लोग अपने साथ एसोसिएट करते होंगे. अमीर कौन नहीं बनना चाहता? मेरे हिसाब से तो अमीर हर आदमी बनना चाहता है. तो और जितना भी, मतलब ये भी एक रिलेटिव मेजर है, जितना भी आदमी के पास पैसा हो और भी लगता है कि मतलब नेक्स्ट लेवल जाया जा सकता है. तो यही हमारी थीम है. हम चाहते हैं हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमीर बने, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, वो भी अमीर बने. और इसी के करस्पॉन्डिंगली हम अपने एम्प्लॉयज के लिए भी यही सेम थीम रखते हैं. पहली बात करते हैं कि जो फंड का नेम है वो वेंचर एक्स फंड है एंड इट इज एसएमई फोकस्ड फंड. तो लोग जनरली पूछते हैं कि आपने एसएमई फोकस कैटेगरी 1 फंड किया है. तो पहले तो मतलब डिफरेंस समझते हैं कि भाई एसएमई फोकस कैटेगरी 1 ईआईएफ से भी पहले ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की जरूरत ही क्यों है. जब हमारे पास म्यूचुअल फंड है, जब हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, तो हमें क्या एक्चुअली में एआईएफ की जरूरत है. तो सबसे पहले अगर मैं पीएमएस की बात करूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की, वहां पे आप सिर्फ सेकेंडरी में ही, सेकेंडरी मार्केट में से ही शेयर सेल और परचेज कर सकते हो. मतलब जो शेयर्स बेसिकली बीएसई और एनएसई में ट्रेड हो रहे हैं, आप उसी को खरीद कर बेच कर ही उसके ऊपर रिटर्न्स बना सकते हैं. पीएमएस जो है वो सबसे लाइटेस्ट डिग्री ऑफ लाइसेंस है. सेबी ये 3 तरह का लाइसेंस देती है, पीएमएस, एआईएफ एंड म्यूचुअल फंड. इसके अलावा इवन अब एसआईएफ का भी लाइसेंस देना शुरू किया है. तो पीएमएस को और एसआईएफ को हम सेम ही कैटेगरी में, मतलब सेम ही बकेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कम इसमें राइट्स हैं एक फंड मैनेजर के लिए मैनेज करने के लिए मनी को. हालांकि पीएमएस में 50 लाख रुपए की मिनिमम टिकट है, जबकि एसआईएफ में 10 लाख रुपए की टिकट है. तो आप सिर्फ सेकेंडरी मार्केट पे ही पीएमएस में शेयर्स को परचेज करके उसके ऊपर रिटर्न बना सकते हो. म्यूचुअल फंड में आप सेकेंडरी सेल के साथ साथ ही मेन बोर्ड आईपीओ जो होते हैं, आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, उसमें एज एन एंकर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपने 3 कोटा देखे होंगे, रिटेल, एचएनआई और इंस्टीट्यूट. और इंस्टीट्यूट में भी 2 फर्दर कैटेगराइजेशन रहती है, एक एंकर इन्वेस्टर की और एक यूआईबी इन्वेस्टमेंट की. तो एंकर इन्वेस्टर का मतलब है कि आपको एक कंफर्म्ड अलॉटमेंट मर्चेंट बैंकर के द्वारा दी जाती है.
तो म्यूचुअल फंड में आपको मेन बोर्ड आईपीओ में एज एन एंकर इन्वेस्टर आप बैठ सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड का जहां पर राइट खत्म होता है वहां पर एआईएफ का राइट स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप मेन बोर्ड में तो आईपीओ में एज एन एंकर इन्वेस्टर बैठ ही सकते हैं, साथ में आप एसएमई आईपीओ के भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर बैठ सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज आ जाती है एआईएफ में। प्लस आप प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी, तो आईपीओ से पहले अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब उसका डीआरएचपी फाइल हो जाए, तो जब एक कंपनी का डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिव फाइल हो जाए, वहां से लेके जितना टाइम लगता है कंपनी को अप्रूवल लेने में सेबी से और उसके बाद अपने आप को लिस्ट करवाने में, उस ड्यूरेशन को प्री आईपीओ बोल देते हैं। तो प्री आईपीओ के दौरान भी आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज है उसकी जो बकेट है वो काफी बड़ी बन जाती है एआईएफ में, जो कि पीएमएस में और म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली उसकी वजह से एडिशनल रिटर्न्स भी आप कमा पाते हैं एज एन इन्वेस्टर। अब पीएमएस में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपीज का है। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जनरली 500 रुपीज का किसी भी फंड में रहता है, और एआईएफ में एज एन इन्वेस्टर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का है। अगर फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो द स्किन इन द गेम इज मैक्सिमम फॉर एन इन्वेस्टर। सेम अगर हम एएमसी की कंट्रीब्यूशन देखें, तो अगर आप पीएमएस का लाइसेंस लेते हैं तो कंपनी को अपना कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट मैनेज द मनी ऑफ अदर्स। तो एएमसी को खुद का कोई पैसा लगाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएमएस के बाद अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो आपको पर स्कीम मिनिमम 50 लाख रुपीज एज एन एएमसी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब भी आप कोई नई स्कीम लेकर आएंगे तो कंपनी को खुद का 50 लाख रुपए उस स्कीम में लगाना होगा, और एआईएफ में मिनिमम 5 करोड़ लगाने पड़ते हैं पर स्कीम। तो अगर एएमसी वाइज भी देखें तो स्किन इन द गेम इज मैक्सिमम इन द एआईएफ। 5 करोड़ की वैल्यू फ्रॉम एन एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका भी स्किन इन द गेम सबसे ज्यादा है, और एएमसी का देखें तो उसका भी स्किन इन द गेम सबसे ज्यादा है एआईएफ में। हम इन जनरल यहाँ पर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन लॉन्ग रन 12 से 20% का प्रोडक्ट है, और एआईएफ में अगर कोई अच्छा इक्विटी का प्रोडक्ट मिलता है तो वो इवन मतलब 2 से 3 गुना तक, मतलब 36 to 60% तक भी रिटर्न्स बना सकता है, डिपेंडिंग अगर वो इक्विटी में एक अच्छा एक्सपोजर लेके अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट थीसिस पे काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एसएमई, जो हमने बात करी कि हम एसएमई फोकस कैटेगरी 1 एआईएफ लेकर आए हैं, तो व्हाई एसएमईज, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। तो आपको पता लगा होगा कि अभी तक हमने बात करी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एसएमई आईपीओ की भी ऑप्शन खुल जाती है, आपके पास प्री आईपीओ की भी ऑप्शन खुल जाती है। अब बात करते हैं एसएमईज में ही क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंड में देख रहे हैं। तो आपके सामने हमने क्या किया है कि 2-3 निफ्टी के इंडेक्सेस ले लिए। पहला निफ्टी 50 जो कि लार्ज कैप जिसमें शेयर्स रहते हैं, फिर निफ्टी स्मॉल कैप, और फिर निफ्टी एसएमई। तीनों निफ्टी के इंडेक्सेस हैं और उनको हमने चार्ट आउट किया है पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे एब्सोल्यूट टर्म्स में और सीएजीआर टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स की अगर मैंने मतलब मैंने लमसम पैसे डाले तो क्या रिटर्न्स बने, और सीएजीआर इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ओवरऑल कंपाउंडेड रिटर्न्स कितने दिए हैं इंडेक्स ने ईयर ऑन ईयर। तो पहली चीज अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो हर साल एसएमईज ने स्मॉल कैप को और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां पे हमें ये आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखती हो। अगर ये चार्ट को हम 5 की बजाय 10, 15, 20, 25, 30 ईयर्स में कर दें तो भी रिजल्ट सिमिलर आएंगे। अब ये देखते हैं कि ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस कितना है। अगर हम 5 साल की बात करें तो निफ्टी एसएमई के इंडेक्स में अगर किसी ने लमसम 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 751%। मतलब ये 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 7.5 करोड़ रुपए हो गई। वही निफ्टी स्मॉल कैप में ये 1.5 करोड़, 150% मींस 1.5 करोड़ बनी, और वही निफ्टी 50 में 1 करोड़ के ऊपर आपका 87 लाख रुपीज का रिटर्न आया आफ्टर द प्रिंसिपल। तो 1.5 करोड़ में और 7.5 करोड़ में तो ऑलमोस्ट 5 गुना का डिफरेंस है। 5 टाइम्स 6 करोड़ का ओवरऑल 1.5 करोड़ में और 7.5 करोड़ में तकरीबन 6 करोड़ का डिफरेंस है। इट बिकम्स 5 टाइम्स।
सिमिलरली 87 लाख में और 7 करोड़ 50 लाख में ऑलमोस्ट 8 गुना का डिफरेंस है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपको ओवरऑल इस मतलब एसएमईज में एक्सपोजर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है। सीएजीआर टर्म्स में बात करें तो निफ्टी एसएमई ने 53% कंपाउंडेड रिटर्न दिए हैं, वहीं स्मॉल कैप ने 20% और वहीं निफ्टी के लार्ज कैप ने 13% रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर अगर हम बीएसई एसएमई के इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर तो अभी हम निफ्टी के एसएमई का इंडेक्स का रिटर्न दिखा रहे हैं 53% का, बट अगर आप गूगल करके बीएसई के एसएमई का इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 133%। तो 133% का सीएजीआर रिटर्न आया है बीएसई के एसएमई के इंडेक्स का। और वही जो यहाँ पर निफ्टी में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 7.5 करोड़ का रिटर्न था, वही बीएसई एसएमई में वही रिटर्न 68 करोड़ के करीब का बैठता है, जो कि अपने आप में फैबुलस है ना। मतलब ये माइंड ब्लोइंग है कि इतने ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं और इसके बारे में अभी अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे पहले एसएमई के रिटर्न्स के बाद लोग जनरली बोलते हैं कि एसएमई के बारे में अभी तक उतना जानते नहीं है, तो एसएमई को थोड़ा सा और क्लोजर लुक से देखते हैं। देखिए, सेबी ने 2012 में फ्रेमवर्क पास किया जहां पे एसएमई एक्सचेंजेस के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया। इंडिया के अलावा यूके अकेली एक ऐसी मार्केट है जहां पे एसएमई एक्सचेंज है। इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू हैव एन एसएमई एक्सचेंज, और यहाँ पे 2013 में बीएसई एसएमई एंड 2014 में एनएससी एसएमई फॉर्मुलेट हुई, और पहले 5-6 साल लग गए उनको टू गेट द बॉल रोलिंग। ओवरऑल पहले 5-6 साल में तो सिर्फ 50-60 कंपनीज ही लिस्ट हुई थी, बट उसके बाद चीजें पिकअप हुई। आज हर साल तकरीबन 200 to 250 कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज। तो 50 वीक्स की बात करूं तो हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 4 से 5 एसएमई के आईपीओज आ रहे हैं, और अभी तक तकरीबन 1417 कंपनीज 1417 कंपनीज ने अपनी लिस्टिंग करवा ली है बीएसई और एनएससी की एक्सचेंज पे, और तकरीबन हर चौथी कंपनी ने 30% से भी ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न दिया है। 30% सीएजीआर रिटर्न अपने आप में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर चौथी कंपनी ने ही अपने आप को एसएमई एक्सचेंज से निकलकर वो मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो गई है। आजकल बीएसई और एनएससी को हम मेन बोर्ड एक्सचेंजेस बोलने लग गए, और बीएसई एसएमई और एनएससी एसएमई को एसएमई एक्सचेंजेस। तो 3 साल के बाद एक कंपनी एलिजिबल हो जाती है एसएमई से मेन बोर्ड में मूव करने के लिए, एंड तकरीबन उसे 3.5 साल लगते हैं इस माइग्रेशन में। तो हर चौथी कंपनी माइग्रेट भी कर चुकी है मेन बोर्ड पे, और हर चौथी कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न भी दिया है। अगर हम थोड़े से और वेल काउंटर्स के बारे में बात करें तो हमने टॉप चार्ट आउट किए हैं कि एसएमईज का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो जैसे पहली कंपनी आप देख रहे हैं डीपी आभूषण, ये रतलाम बेस्ड मध्य प्रदेश की कंपनी है, एंड इट बेसिकली ज्वेलरी सेगमेंट में है। इनके 2 स्टोर हुआ करते थे किसी टाइम में जब इन्होंने अपना आईपीओ किया था, एंड इन ऑलमोस्ट 8 इयर्स अब इनके 11 स्टोर्स इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान रन कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 3600 करोड़ हो गया है, एंड कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज बिकम क्लोज टू 53 करोड़, गिविंग अ सीएजीआर रिटर्न ऑफ 62%। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये 53 करोड़ बन चुकी है। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, जहां पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज ऑलमोस्ट 48 करोड़ बन चुकी है, on an average holding period of close to now 5 years, giving a CAGR return of 124%. Knowledge पर ये बेसिकली ड्रेजिंग सर्विसेज में है, और ये जो बोट्स आकर्षित जो बोट्स एंड शिप्स डॉक करती हैं किसी पोर्ट पर, उसके नीचे की पोर्ट के नीचे की मिट्टी को हटाते हैं ताकि बड़ी शिप्स आके डॉक कर सके। सुनने में बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी लगती है, बड़ी सिंपल, बट द वे दे आर इम्प्लीमेंटिंग देयर बिजनेस इज क्वाइट यूनिक। ओवरऑल थर्ड कंपनी की बात करें कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स की, तो ये लखनऊ बेस्ड कंपनी है, काफी पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि कवच इंप्लीमेंट कर रहे हैं रेलवेज के लिए, एंड इन जस्ट 3.5 years 1 crore investment has become 48 crores, giving a CAGR return of 230%। हर साल शेयर मतलब जो पिछले 3 साल की अगर हम बात करें
तो मतलब हर साल मतलब इस साल भी ये शेयर तकरीबन 4 गुना बढ़ा है, पिछले पहले 2 साल में भी ये तकरीबन 12 गुना हुआ था। और मतलब सिग्निफिकेंट है कि जिस बेस से कंपनी ग्रो कर रही है। फोर्थ कंपनी वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सूरत बेस्ड कंपनी है। ये पहली एसएमई कंपनी थी जो लिस्ट हुई थी, एंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम ऑलमोस्ट 42 करोड़ टुडे, गिविंग अ सीएजीआर रिटर्न ऑफ 32%। और मतलब ये भी कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ फेज में है। वॉरी को एक बहुत पॉपुलर ब्रांड आज की डेट में बन चुका है। निंटेक सिस्टम भी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। मात्र 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्होंने अपना आईपीओ किया था, एंड दे आर इनटू बेसिकली इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी एंड डेटा सेंटर्स को सेटअप वगैरह कर देते हैं ये लोग। एंड 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज 39 करोड़ है। कंपनी का टोटल वैल्यूएशन आज भी 800 और 850 करोड़ ही है, गिविंग अ सीएजीआर रिटर्न ऑफ 46%। अगर हम इन 350 कंपनीज को लिस्ट डाउन भी कर दें तो पहली 50-60 कंपनीज आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स में 10 टाइम्स से भी ज्यादा का रिटर्न बनाते हुए दिखेंगी विद एन एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ 4 to 5 इयर्स। तो सीएजीआर रिटर्न्स भी जो पहली 50-60 कंपनीज का है वो मोर देन 60% का आपको बड़े आराम से देखने को मिलेगा। यही अपने आप में ही बड़ा मतलब ये अद्भुत है कि जो कंपनीज ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल दी है। बहुत बार लोग हमें बोलते हैं कि राजेश हमने वॉरी का नाम सुना है, चलो कौन को उनका भी नाम सुनने लगे हैं हम लोग, और बाकी कंपनीज उतनी पॉपुलर नहीं है, उतना नाम नहीं सुना हुआ। तो हम कहते हैं कि चलिए उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिनका आपने नेम सुना हुआ। इसमें सबसे पहले आती है आइशर मोटर। या सारी कंपनीज मल्टी बैगर बन चुकी हैं, या फिर ये सारी कंपनीज आज हम जिसको बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो किसी टाइम पे एसएमई शेयर्स ही हुआ करते थे। तो फर्स्ट कंपनी है आइशर मोटर, जो कि एक बेसिकली बुलेट बाइक बनाते हैं ये लोग। 1992 में जब इनका आईपीओ आया था तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज 35 करोड़, एंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज क्लोज टू 6200 करोड़ टुडे। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 6200 करोड़ है इन 33 इयर्स। एशियन पेंट का आईपीओ 135 करोड़ की वैल्यूएशन पे आया था, एंड 1 crore investment is close to 1900 crores today, and the total valuation of Asian Paint is close to 2,30,000 crores. HDFC बैंक का IPO 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे आया था 1995। आज 400 करोड़ से तकरीबन कंपनी की वैल्यूएशन 14,75,000 करोड़ की है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 लाख करोड़, एंड 1 crore investment is again close to 1900 times in last 30 years. रिलायंस इंडस्ट्री तो इंडिया की ही लार्जेस्ट कंपनी है, 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डेविस लेबोरेटरी की बात करूं तो ये काफी रीसेंट 2003 में आईपीओ इसका आया था, एंड टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज ओनली 140 करोड़, एंड इन जस्ट 22 इयर्स 140 करोड़ से आज कंपनी की वैल्यूएशन 1,75,000 करोड़ है, एंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम क्लोज टू 950 करोड़ टुडे। इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था 95 में तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ इन्फोसिस वाज 150 करोड़। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने 13 करोड़ रुपए देकर आईपीओ को बेल आउट किया था, क्योंकि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिली थी, एंड टुडे 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन दैट इज क्लोज टू 270 करोड़ इन इन्फोसिस। मारुति एक हमने अकेली एग्जांपल ली है, जहां हमने 500 करोड़ की बजाय जो कंपनी 5,000 करोड़ से नीचे आकर जिसने अपनी लिस्टिंग की थी उसकी एग्जांपल ली है, जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। और 2003 में जब इसका आईपीओ आया था तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ मारुति वाज 3,600 करोड़, एंड टुडे इट इज बीइंग वैल्यूड एट क्लोज टू 5,25,000 करोड़, और 1 करोड़ की वैल्यूएशन तकरीबन 133 करोड़ है इन 22 इयर्स। सिमिलरली पेज इंडस्ट्री 2007 में जॉकी ब्रांड आकर लिस्ट हुआ था 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे, आज इसकी टोटल वैल्यूएशन क्लोज टू 40,000 करोड़ है, और 40,000 करोड़ में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 90 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये अगेन शोकेस करता है कि कंपनीज की जो बिगिनिंग थी वो बहुत ही हम्बल थी, बहुत ही छोटे बिजनेसेस थे ये भी, जो बाद में जाकर बड़े ब्रांड्स बने। अब इसमें हमारी फाइंडिंग्स क्या हमने करे कि मारुति सुजुकी में जब शुरू में आईपीओ आया था तो 3,600 करोड़ की वैल्यूएशन है। इन 5-6 इयर्स तकरीबन कंपनी 13x बढ़कर 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे चली गई, गिविंग अ सीएजीआर रिटर्न ऑफ 52%। उसके बाद भी कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम 45,000, टुडे इट इज बीइंग वैल्यूड क्लोज टू 5,25,000 करोड़, और नेक्स्ट 13 गुना आने में वो तकरीबन 18 साल लग गए। तो जो वो 52% का रिटर्न है वो सीएजीआर रिटर्न तकरीबन 16-17% का ही अब रह गया। सेम पेज इंडस्ट्री में 400 करोड़ से 13,000 करोड़
फर्स्ट 33x गॉट फॉर्म्ड इन फर्स्ट 7 years, और उसके बाद तब CAGR रिटर्न 65% का था, पर 13,000 से 39,000 आने में 3 गुना होने में तकरीबन 11 साल लग गए, तब CAGR रिटर्न 10% का है। सिमिलरली हमने डिविस लेबोरेटरी को 2 एग्जांपल्स में बांटा है, जहां पे फ्रॉम 140 करोड़ टू 8400 करोड़ पहला 5 साल में ही 60 गुना शेयर का रेट हो गया, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 127%। कंपनी उसके बाद भी ग्रो की, 8400 करोड़ से 1,75,000 करोड़ हुआ मार्केट कैप, पर वो जो 21 गुना होने में तकरीबन 17 साल लगे हैं, उसमें CAGR रिटर्न 20% है। सेम थिंग अगर हम इसको इवन और थोड़ा एक्सटेंड कर लें, 5 की बजाय 9 साल तक भी चले जाएं, तब भी 100x तब शेयर ने बना दिया था। फ्रॉम 140 it became a 14,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 67%। पर उसके बाद की जो ग्रोथ है, नेक्स्ट 13x वाली जो ग्रोथ है, उसको 13 साल लग गए, 21% ही तब CAGR रिटर्न बेसिकली बन पाया। तो यही हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट थीसिस है कि किसी कंपनी में 1000 करोड़ से नीचे अगर हम एंटर करें और उसको नेक्स्ट 4 to 7 years के लिए छोड़े, तो 4 to 7 years में कंपनी एक्चुअली अपनी बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर चुकी होती है। जो उसका जो फास्टेस्ट ग्रोथ वाला फेज है वो निकल जाता है। उसके बाद भी कंपनी ग्रो करती है, बट उतनी पेस से ग्रो नहीं कर पाती। एंड दैट इज आवर स्वीट स्पॉट, कि जब कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के आसपास आता है, बिटवीन 10 to 15,000 करोड़, दैट इज वेयर वी वांट टू मेक एन एग्जिट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल एसएमईज की अगर मैं और बात करूं, तो जीडीपी में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 36%, एक्सपोर्ट्स में 44%, और एम्प्लॉयमेंट में 12 करोड़ पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड थ्रू एसएमईज। ओवरऑल अगर हम इसको स्टार्टअप्स के साथ कंपेयर करें, तो स्टार्टअप्स आज जीडीपी का 0.3% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एसएमईज play 100 times more than startups in terms of GDP growth. सेम चीज अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो स्टार्टअप एम्प्लॉयज 17 लाख पीपल अक्रॉस इंडिया। तो 17 लाख लोग वर्सेस 12 करोड़ लोग, विच इज ऑलमोस्ट 1.5%। स्टार्टअप से उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जितना 1.5% है टोटल एसएम की एम्प्लॉयमेंट का। ओवरऑल स्टिल स्टार्टअप्स गेट अ लॉट ऑफ पीआर, उनका एक अच्छा खासा पीआर बहुत अच्छा खासा चलता है, तो लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। पता लगता रहता है कि कौन सी नई कंपनीज बढ़ रही हैं, चाहे वो कंपनीज इस वक्त प्रॉफिटेबल ना भी हो, कैश फ्लोज नेगेटिव हो, तब भी वो ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे पॉपुलर बन जाती हैं। Whereas in SMEs ये सब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं, बहुत ही इनोवेटिव बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली उतना अच्छा पीआर नहीं है, और जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। और वहीं पे ही एक अपॉर्चुनिटी लाई करती है, क्योंकि जब सभी पे अवेयरनेस आ जाएगी, तो मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ऑब्वियसली जब फ्लड करते हैं मार्केट में किसी भी एक चीज को लेके, तो वैसे रिटर्न्स नहीं बन पाते जैसे हमने पहले देखे हैं। जो हमने पहले निफ्टी के और निफ्टी एसएमई और बीएसई एसएमई के देखे कि 5 साल में 7.5 करोड़ से लेके 68 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा वास्ट गैप है जिसमें इन कंपनीज ने परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझती है कि अगर हमें एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है एंड वी वांट टू ग्रो इवन फर्दर, तो हमें अपनी एसएमई कंपनीज को बढ़ावा देना ही होगा। उसके लिए मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, पीएलआई स्कीम्स, और इवन 50,000 करोड़ का एक एसएमई फोकस फंड बनाया गया है। सेक्शन 43BH बनाया गया है, जिससे एसएमई के सप्लायर्स को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई चैलेंजेस ना आए, ताकि उनके पास उनको 45 डेज के बीच में अगर वो किसी को भी सामान दे रहे हैं बनाकर, उनको 45 डेज के बीच में ही क्रेडिट साइकिल में ही पेमेंट्स मिलती रहे। इस वजह से हमें लगता है कि एसएमई आने वाले टाइम में और भी ग्रो करती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफी अच्छी सपोर्ट है। देखिए ये फर्स्ट सेक्शन जो पूरा था, इसमें हमने बात करी एसएमईज के बारे में कि हमें वाई एसएमईज को हमने समझा, क्लोजली देखा। अब जो सेकंड हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन है उसमें हम बात करेंगे टीम के बारे में। तो हाई, आई एम वन ऑफ द फंड मैनेजर्स एंड द सीईओ ऑफ अल्फा एएमसी, और यहाँ पर हम मतलब एसएमई फोकस, ये हमारा जो फंड है, दिस इज आवर फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस 8 years इन ऑपरेशंस हो गए हैं प्लानिफाई को,
तो देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑफ प्लानिफाई व्हिच वी रन। तो प्लानिफाई में भी अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग रहती है, जहां पर लोग आकर प्री आईपीओ स्टार्टअप्स, एसएमईज और डीलिस्टेड शेयर्स को बाय करते हैं। उसकी इंडिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस है और 1000+ ऑफरिंग्स है हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पर। अगर पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डील होगी तो वो हमें जरूर पता होगी। उस तरह की हमारी इसमें प्रेजेंस है। अपार्ट फ्रॉम मी we also have so in investment committee we are having 3 people. Ishima is our CIO, she is our chief investment officer और she is also one of the fund managers. तो इसमें जो इशिमा है, इन्होंने हमें ज्वाइन करने से पहले तकरीबन 14 साल अर्नेस्ट एंड यंग EY के साथ काम किया है। EY में ये यूरोप की वैल्यूएशंस को हेड करते थे, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह के बिजनेसेस रहते हैं और कंपनी की वैल्यूएशंस करना, कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करना, उनमें इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एट अल्फा एएमसी शी वर्क्स विद ऑल द मर्चेंट बैंकर्स वेरी क्लोजली एंड द फाउंडर्स। तो एनालिस्ट टीम के साथ कंपनीज की ड्यू डिलिजेंस करना और पूरा का पूरा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना, वो इन्हीं के स्कोप में आता है। वी ऑल्सो हैव मनीष नाथ ऑन बोर्ड, ही इज अगेन वन ऑफ द फंड मैनेजर्स। तो बिफोर ज्वाइनिंग अस ही वाज अर्लियर पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आर्कस्टोन कैपिटल, जो कि एक यूएस बेस्ड हेज फंड है, उसका पैसेज टू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ये मैनेज करते थे। और वहां मैनेज करते हुए इन्होंने एस्ट्रल पाइप, ज्योति रेजिन, पीडी लाइट, रेफेक्स, वॉरी रिन्यूएबल्स जैसी काफी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ली हैं। ज्योति रेजिन 2013 में जब इन्होंने पिक किया था अपने पोर्टफोलियो में, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट टुडे इज क्लोज टू 700 करोड़। ऐसे एस्ट्रल पाइप भी इन्होंने पिक किया था उस पोर्टफोलियो में, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज क्लोज टू 200 करोड़ नाउ। 300 करोड़ की वैल्यूएशन पे एस्ट्रल पाइप पिक किया था, जो कि जिसकी आज वैल्यूएशन तकरीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स व्हिच ही जनरेटेड फॉर द फंड, ही इज रैंक्ड नंबर 1 फंड मैनेजर अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं इंडिया की नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ही इज रैंक्ड नंबर 1। सो वी finally formulates a team and we finally 3 decides where we should invest, in which companies we should park in the funds. Then we have sector by sector analyst। हमारे पास कुछ 125 पॉइंट चेकलिस्ट रहती है, जो कि हम अलग अलग कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके उनके अलग अलग चीजों को चेक करते हैं। We have a very senior folk in the name of Atinder. He is again an EVP and before joining us वो उन्होंने 14 साल नेत्रिका के लिए काम किया है। And he heads our forensic due diligence division, जहाँ पे कंपनीज की ऑन फील्ड जाकर ड्यू डिलिजेंस करना, फोरेंसिक ड्यू डिलिजेंस करना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो ये इस चीज को हेड करते हैं। तो इन्होंने सेबी के साथ, आरबीआई के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काफी सारे कंपनीज के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पकड़े हैं पिछले 14 साल में। एंड अगेन ही इज वर्किंग फुल टाइम विद अस। देन वी हैव द कंप्लीट टीम। वी हैव नाउ ऑफिसेस। सो Nilesh heads our sales for across India and he sits at BKC Mumbai. Or we have now presence in Punjab. At Punjab we are present in Ludhiana, Gurgaon में तो हम हैं ही। तो हमारी ये presence अब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता, लुधियाना और जलंधर हो चुकी है। Very soon we are coming up at Ahmedabad, Hyderabad, लखनऊ, नासिक। ये 4-5 सिटीज में हम इसी क्वार्टर में अपना ऑफिस ओपन कर देंगे। एंड जो भी हम एजेंडा में हमारे हैं कि हम इवन जयपुर, इंदौर, सूरत, इवन जमशेदपुर, रांची, ये 3-4 सिटीज को भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज को भी कवर करके कंप्लीट कर सके, कि ये हमारा फोकस सही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब वी हैव जोनल हेड्स अक्रॉस, जैसे मैंने बताया कि हम कोलकाता में, पुणे में और इवन जालंधर, बैंगलोर में ओपन कर चुके हैं अपनी ब्रांचेस। वी हैव अ क्लोज टू नाउ 100 पीपल टीम। मोस्ट ऑफ द पीपल सिट एट गुड़गांव। यहाँ पे रही हमारी इन हाउस एनालिस्ट टीम, टेक टीम और सारे के सारे डिविजन्स हैं। सो दिस सेकंड सेक्शन टॉक्ड अबाउट द टीम। नाउ इन द थर्ड एंड द फाइनल सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड द फंड स्ट्रेटजी, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम ओवरऑल फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। देखिए, हमने इस पहली स्लाइड में मार्केट वाइज कंपनीज की ब्रेकडाउन की है। तो बेसिकली 25,000 करोड़ से
2.25 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है, इसके बीच इस 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बीच में मिड कैप आता है 25,000 करोड़। आज $3 बिलियन भी नहीं है। जैसे हम 25,000 करोड़ से नीचे आते हैं तो हम स्मॉल कैप में एंटर कर जाते हैं। और स्मॉल कैप की एज सच कभी कोई डेफिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से तो सेबी की तरफ से तो नहीं दी गई, बट हम इसको अपने हिसाब से नेक्स्ट 500 कंपनीज के लिए मानते हैं। तो 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है उसमें स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। इन लेस देन 5,000 करोड़ इज बेसिकली माइक्रो कैप कंपनीज। 1,000 से 5,000 करोड़ में 1,000 कंपनीज है, एंड लेस देन 1,000 करोड़ देयर आर अबाउट 3,600 कंपनीज। तो ओवरऑल अगर आप सम अप करें 50 प्लस 250 प्लस 500 तकरीबन 800 हो गया। और इवन अगर हम 1,000 से 5,000 को भी ऐड कर दें तो टोटल 1,800 हुई। इन 1,800 का डबल 3,600 lies in the bottom half, bottommost pyramid, and that is where our main key area focus is. इन 3600 कंपनीज में से अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, दैट इज वेयर द होल वर्क लाइज। कंपनीज ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, बट ऑनेस्टली रिवॉर्ड्स भी उतने ही फुलफिलिंग है, क्योंकि यहीं से ही आपको मल्टी बैगर शेयर्स जो कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स होने वाले शेयर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में ही मिलते हैं। ऑल्दो अगर कोई कंपनी बिटवीन 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में है और हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस में हमें अच्छी लगती है, तो वी स्टिल विल वांट टू ऐड दैट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर हैप्पी इन्वेस्टिंग इन लेस देन 5,000 करोड़ मार्केट कैप। उसमें भी जो ज्यादा फोकस है वो लेस देन 1,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज का है। हमें लगता है इन्वेस्टमेंट में 4 ही चीजें मैटर करती हैं कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। तो सबसे पहले है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी 3 चीजें। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट जो मॉडल है उसको हम LMVT बोलते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिंग मॉडल्स में 3-4 तरह के मॉडल्स काफी फेमस है। पहला आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग मॉडल, जिसमें कैंसलिंग काफी पॉपुलर मॉडल है। फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, रिलेटिव वैल्यूएशंस से वैल्यूएशंस निकालना कंपनी की काफी पॉपुलर है। फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के पूरे इंडेक्स में क्या कंपनीज चल रही है उसका वाला पार्ट। और फोर्थ में आता है कि क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स। तो इन चारों चीजों को हम अमेलगमेट करके हमने अपना फ्रेमवर्क बनाया है, हमने अपना इन्वेस्टिंग मॉडल बनाया है जिसको हम LMVT बोलते हैं। L goes for leadership, M goes for moat, V goes for valuation and T goes for tailwind। तो लीडरशिप में हम बोलते हैं कि पहले पर्सन, पहले फाउंडर और उसके बाद उसका धंधा, उसके बाद उसका बिजनेस। ये पहले बंदा बाद में धंधा, जो टिपिकल लाइन हम यूज करते हैं। ओवरऑल मैटर करता है कि फाउंडर कैसा है, उसका विजन कैसा है, उसका बिजनेस एक्यूमन कैसा है, ओवरऑल उसकी नीयत कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है और मैनेजमेंट टीम कैसी है। इन सब ने ही मिलके टोटल बिजनेस को बड़ा करना है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। देन कम्स मोड, कि बेसिकली की बिजनेस का की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। हो सकता है वो उसका प्रोडक्ट हो, कोई इकोनॉमी और स्केल की वजह से सस्ती चीज बना पा रहा हो, कोई लाइसेंस, IP, पेटेंट, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल या कोई ऐसा नेटवर्क इफेक्ट जिसकी वजह से दूसरा आदमी उस बिजनेस को जल्दी जल्दी एंटर ना कर पाए। थर्ड कम्स वैल्यूएशन, कि वो बिजनेस किस वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि हमने बताया कि लेस देन 1,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज हमारे फोकस में ज्यादा रहती हैं। एंड फोर्थ इज टेलविंड्स, कि ओवरऑल इस वक्त पूरा का पूरा वर्ल्ड या फिर सॉवरिन्स कहाँ पे, गवर्नमेंट्स कहाँ पर फोकस है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI अभी जो नेक्स्ट थीम उठ के आ रही है। और अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली बात करूं तो स्पेशली वहां पर पावर को हम देखते हैं, जहां पर पावर जनरेशन जिसमें विंड, सोलर, न्यूक्लियर, पावर स्टोरेज जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, और फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें केबल कंपनीज, रेयर अर्थ मेटल की कंपनीज और ये सब चीजें आती हैं। पावर एक बहुत बड़ी थीम है। नेक्स्ट 10 इयर्स में गवर्नमेंट ने 6.5 लाख to 7 लाख करोड़ स्पेंड करने हैं इन दिस पावर थीम। ओवरऑल इसके अलावा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज,
और बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स भी लेकर आई है जहां पर वो PLI स्कीम्स लेकर आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स लेकर आई है। ये सारे सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो वांट दीज सेक्टर्स टू ग्रो विद इन इंडिया। तो इसमें अगर कोई हमें कंपनीज मिलती हैं तो ऑब्वियसली वी प्रेफर दोज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ती होनी जरूर चाहिए, मतलब तभी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली अच्छे से ग्रो कर पाती है। ओवरऑल जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 to 7 ईयर्स का है। इसके बाद बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस के बारे में। कई बार ये लोग पूछते हैं कि आपने रिटर्न्स की बात करी है, ओवरऑल रिस्क क्या है। तो देखिए, पहली बार जो हमने काफी बार ये देखा कि लोग कई बार SMEs को पेनी स्टॉक्स के साथ मिक्स करते हैं, वो हमें नहीं करना। पेनी स्टॉक्स क्या है? कंपनीज जिनका हो सकता है रेवेन्यू ना हो, लॉस मेकिंग भी हो सकती है, हो सकता है कोई कैश फ्लो ही ना जनरेट करती हो, बिजनेस ही बंद पड़ा हो, ठप पड़ा हो। ऐसे बिजनेसेस को कई बार ऑपरेटर उनके शेयर्स को मतलब मैनिपुलेट करके, अकोमोडेट करके पंप एंड डंप करने की कोशिश करते हैं, जहां पर कई बार बहुत बार इन्वेस्टर्स फंस भी जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स को हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है SME स्टॉक्स में, क्योंकि ये सब कंपनीज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है, अच्छा खासा कैश फ्लो है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का रेवेन्यू होगा और अच्छा खासा कैश फ्लो होगा। तो इनको हमें पेनी स्टॉक्स के साथ पहली बात तो मिक्स नहीं करना। फिर जब भी हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो दो ही तरह के रिस्क है। पहला है कि हमें हाई डेट कंपनीज में पैसे नहीं डालने, क्योंकि जब भी कोई रिसेशन आएगा, जब भी कोई डिप्रेशन आएगा, जब भी कोई कोविड लाइक सिचुएशन आएगी, तो हाई डेट कंपनीज को अगर वो अपने डेट को सर्विस नहीं कर पाती तो एक विशियस साइकिल में फंस जाती है, जहां पर वो अपने मतलब डेट को क्लियर अगर नहीं कर पाती तो कल को कंपनी बैंकरप्ट भी होती है, NCLT में भी जाती है। और ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। और जो सेकंड चीज है बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए मतलब उसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। और फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस में हम चेक करते हैं कंपनीज की कि ओवरऑल कि बेसिकली जो फाउंडर है उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, बेसिकली उसकी नीयत कैसी है। तो इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं LF40। L goes for legal, F goes for financial, O goes for on ground and T goes for technology। लीगल में पहले उसका क्रिमिनल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना कि वो कहीं पे भी कोई उसके GST के या कोई इनकम टैक्स के नॉन कंप्लायंसेस ना हो, मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ नॉन कंप्लायंसेस ना चल रहे हो, या फिर कोई बार बार वो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को चेंज ना करता रहता हो। ये सब पार्ट लीगल और कंप्लायंस चेक्स का रहता है। फिर आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसको हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो साइड्स में बांटते हैं। क्वालिटेटिव साइड में चेक करना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, अनरिलेटेड बिजनेस को अपने बिजनेस में ना दिखाता हो, कैश ना एडजस्ट करता हो। क्वांटिटेटिव साइड में अगर वो टैक्सेस भर रहा है तो एडवांस टैक्स वगैरह प्रॉपर भरता हो। अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की। उसके बाद ऑन ग्राउंड ड्यू डिलिजेंस, जिसको हम स्कटल बट इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। हर प्लांट को हम विजिट करते हैं और फाउंडर से भी मिलते हैं, मैनेजमेंट टीम से भी मिलते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर 6 to 9 मंथ्स हम प्लांट को जाकर विजिट करते रहे, ताकि हमें समझ में आता रहे कि ओवरऑल प्लांट पे ग्राउंड रियलिटी में कितनी ओवरऑल जिसको बोलते हैं कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ओवरऑल आइडिया इज कि बिजनेस को हम क्लोजली ट्रैक में रखें। जितने भी प्रमोटर्स हैं इनके साथ हम कंटिन्यूसली टच बेस बनाए रखते हैं। लास्ट इज टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस, जहां पर कंपनीज का पेटेंट चेक करना, IP चेक करना, उनके ऑर्डर बुक्स चेक करना, कोई LOIs हैं तो वो उनको वेरीफाई करना। बहुत सारी कंपनीज इसके बाद सीव आउट हो जाती हैं, जिसके बाद जो हल्की बिजनेसेस होंगे वो या तो ड्यू डिलिजेंस में या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में हट जाएंगे। एंड वी विल ओनली इन्वेस्ट जहां पर हमें समझ में आता हो कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स कि ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है और कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। ओवरऑल किसी भी बिजनेस में हम 1 to 2% की ऑफ द फंड साइज एलोकेशन लेते हैं, तो बाय द एंड ऑफ आवर पोर्टफोलियो वी विल हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 to 80 कंपनीज। और इसमें इससे सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन,
कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं चला, कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चला, कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे प्रॉब्लम्स आ गई बिकॉज ऑफ ये रिसेशन, डिप्रेशन या कोई वॉर लाइक सिचुएशन या कोविड। तो इन सब चीजों को कई बार प्लान नहीं किया जा सकता, पता ही नहीं है कि नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में क्या चीजें अनफोल्ड होकर निकल के बाहर आएंगी। तो बिकॉज वी डाइवर्सिफाई आवर रिस्क, तो वहां पर पोर्टफोलियो देन अंडर परफॉर्म नहीं करता। अभी तक की मैं अगर बात करूं तो हमने बेसिकली इसको 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हम फर्स्ट प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज, तो हमारे इंडिया में 382 मर्चेंट बैंकर्स हैं। टॉप जो 40 मर्चेंट बैंकर्स हैं वो 98% ऑफ द आईपीओ लाते हैं। हम वो 40 के 40 मर्चेंट बैंकर्स के साथ काम करते हैं। इसमें प्री आईपीओ में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है मर्चेंट बैंकर से। तो अभी तक हमने 4 प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट की है आउट ऑफ 480। फिर आईपीओ में भी हमें एज एन एंकर इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो 50% ऑफ द मनी गोज एज एंकर इन्वेस्टर्स इन द आईपीओ। इवन आज भी हमें एक अलॉटमेंट मिली है एक आईपीओ में, कल भी एक अलॉटमेंट मिली थी। अभी 2-3 आईपीओ आए हुए थे जिसमें से 2 आईपीओ हमारी तरफ से सिलेक्टेड थे। इस वीक में 2 नई कंपनीज में हमने जनवरी में भी एंटर किया है। ओवरऑल उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में भी क्योंकि काफी अच्छी करेक्शन है, उसकी वजह से भी हमारी वहां पर भी अच्छी एंट्रीज कुछ 6-7 कंपनीज में बनी है। ओवरऑल 20 to 25% पैसा प्री आईपीओ में लगता है, 50% goes in IPO and 20 to 25% of the money goes in the secondary market। इस तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सेगमेंटेशन अगर समझने की बात करें तो टोटल में अभी तक 1000 कंपनीज हम प्रोसेस कर चुके हैं, जिसमें से हमने 22 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमारा सिलेक्शन रेशियो तकरीबन 2 से 2.5% का है। ये कुछ एक कंपनीज हैं गाइस जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है एंड दीज आर द पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। एंड ओवरऑल कुछ कंपनी जिसमें प्री आईपीओ स्टेज में भी है। एक कंपनी का आईपीओ इसी साल एनवी इलेक्ट्रो सिस्टम जैसे है, इसका भी जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में ही आईपीओ आएगा। रेलवे की कंपनी है, हमारे साथ मधु गिलर जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। केवी टॉयज में विजय केडिया जी ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करी है। 1-2 कंपनीज में आशीष कुचोलिया जी भी हमारे साथ आए हैं। तो देयर आर क्वाइट अ मार्की इन्वेस्टर्स व्हिच हैव आल्सो कम ऑन बोर्ड। एंड देन देयर आर कंपनीज जो कि हमने पहले आइडेंटिफाई की है एंड एट टाइम्स मार्केट इन्वेस्टर्स लेट भी आते हैं उन कंपनीज में। ओवरऑल अगर मैं फंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज सिमिलर टू हाउ इवन अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। लोग बोलते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो राजेश, लेके भाग तो नहीं आओगे। तो मनी इज एज सेफ एज इन अ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर हमारा कस्टोडियन है वो आईसीआईसी बैंक है, और जो फंड अकाउंटिंग बेसिकली जो एमएलए की कॉम्पिटिशन करता है वो के फिनटेक है। के फिनटेक ही हमारे को यूनिट्स को सैंक्शन करवा के डीमैट में डालता है इन्वेस्टर्स के, और केवाईसी भी ऑनबोर्डिंग भी के फिनटेक ही करता है। 2 ही मेन प्लेयर्स हैं कैम्स और के फिनटेक। तो हमने के फिनटेक को इसमें अपॉइंट किया है। ट्रस्टी हमारा मेटकॉन है। बेसिकली ट्रस्टी का तरीका होता है चेक करते रहना है, मतलब बेसिकली चेक करते रहना कि हम सेबी के सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि सारे के सारी असेट्स कस्टोडियन के पास रहती है, किसी भी फंड मैनेजर के पास 25 पैसे का भी एक्सेस नहीं होता, और इसी से पैसे की सेफ्टी रहती है। देखिए जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड इतना बड़ा ग्रुप था, वो उन्होंने एग्जिट किया और निपॉन इंडिया बन गया, बट इन्वेस्टर का पैसा हमेशा सेफ रहा। क्योंकि कंपनी अगर कल कोई एएमसी कोई एग्जिट भी करती है, दूसरी एएमसी आ जाती है। एलएनटी म्यूचुअल फंड इतना बड़ा ग्रुप है, उन्होंने एग्जिट किया म्यूचुअल फंड का बिजनेस, तो एचएसबीसी बन गई, इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहा। जो हमारा ये फंड है ये अभी 500 करोड़ का हमने सेबी को लिख कर दिया हुआ है, बट वी विल रिवाइज दैट इन दिस ईयर एंड वी आर गोइंग टू बेसिकली जो हमारा टोटल स्ट्रक्चर है वो 1000 करोड़ का ये फंड रहने वाला है। ओवरऑल 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट हम हर क्वार्टर में मंगवाते हैं फॉर नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स। तो हर क्वार्टर हम 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट मंगवाते हैं। इस चीज को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओवरऑल देखिए मार्केट का जो साइकिल है वो 8 इयर्स का है। हमारा ये मानना है कि 2024 में भी अगर आप देखें सितंबर 24 में मार्केट ने करेक्शन, तो यूएस का डेट क्राइसिस जैसे अनफोल्ड होना शुरू हुआ, वहां से मार्केट पिछले 1 साल 4 महीने से करेक्टिंग कर रही है। अगर हम सितंबर 2024 से 8 इयर्स पहले चले जाए, 8 साल पहले चले जाए, तो नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके कारण मार्केट में काफी अच्छी स्टीप करेक्शन आई थी। 2016 से 8 साल पहले चले जाए
तो 2008 में यूएस का सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से अगेन मार्केट ने काफी अच्छा करेक्शन देखा था। 2008 से अगर हम 8 साल फिर और पहले चले जाएं तो आईटी बबल बर्स्ट हुआ था, वहां पे भी मार्केट में अच्छी करेक्शन थी। और उससे भी 8 साल पहले 93 में हर्षद मेहता का केस हुआ था, जहां पर भी अगेन मार्केट ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी थी। 8 साल की करेक्शन के बाद हम जनरली क्या देखते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स एक्चुअली में मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए और ओवरऑल कंसोलिडेट ही किया इस फेज में। इस कंसोलिडेशन में पर जिसने माल ले लिया, मान लीजिए वो 2001 से 3 का ईरा हो, चाहे 9 से 11 का ईरा हो, चाहे 17 से 19 का ईरा हो, तो जिसने माल अकमुलेट कर दिया, उसके बाद जब इकोनॉमी रिवाइव हुई, ग्रोथ फेज आया और फिर फाइनली यूफोरिया बना मार्केट में। तो 2000 की बात करूं तो 2007-8 में यूफोरिया बना था, फिर 15-16 में बना, फिर 23-24 में बना। वो उस टाइम पे जो आपने माल अकमुलेट किया था फर्स्ट 3 इयर्स में, वही शेयर्स 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 60 टाइम्स, 80 टाइम्स और इवन 100 टाइम्स भी बने। इसी वजह से मतलब हम मानते हैं कि हम भी सेम साइकिल को ये भी प्ले करते हुए देखते हैं। 2025 में जब हमने फंड स्टार्ट किया था एंड व्हेन वी यूज्ड टू एक्सप्लेन पीपल कि हम 2.5 साल में पैसा ले रहे हैं, तो एट टाइम्स तो मुझे लोग फीडबैक में बोलते थे कि राजेश पहले फंड मैनेजर आए हो, स्टॉक मार्केट में 30-30, 40-40 साल हो गए थे उन्हें, कि जो कि आप 2.5 साल में पैसे मांग रहे हो। इन जनरल लोग पहले दिन में ही पैसे ले लेते हैं या फिर हद मैक्सिमम 6 महीनों में ले लेते हैं। तो हमने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है मार्केट में एंटर करने की, हमें लगता है मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा। तो 2025 की बिगिनिंग में जब इतनी चीजें नहीं भी पता थी, तब से हम ये बात बोल रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि पहले साल में अभी 4 हमने मनी ड्रॉडाउन किए हैं, उन 4 ड्रॉडाउन के करस्पॉन्डिंगली 40 रुपए हम मार्केट में अब 31 to 40 रुपीज डिप्लॉय कर रहे हैं। 30 रुपीज तो हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। इस ईयर में हम नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में चारों मनी कॉल्स करेंगे तो 40% ऑफ द मनी अभी ड्रॉ डाउन होगी और 9th एंड 10th क्वार्टर में द रिमेनिंग 20%। तो टोटल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 10 लाख रुपए पर क्वार्टर ले रहे हैं। अगर आज कोई कस्टमर नया ऑनबोर्ड होता है तो ही हैज टू ऑनबोर्ड विद 40 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिमेनिंग 60 लाख वो अगले 6 क्वार्टर्स में दे सकता है। और ऑल्दो ये सारे शेयर लिस्टेड है, मान लीजिए 2 साल में 3 साल में कोई शेयर 10 गुना 20 गुना 30 गुना हो जाता है और हमें लगता है कि ये अच्छा टाइम है हमें मार्केट मतलब उस शेयर को कट करना चाहिए, तो हम वो जब पोजीशन को कट करेंगे तो वो जो पैसा है वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, इट विल नॉट बी रीइन्वेस्टेड। बट 95% ऑफ द कंपनीज विल एक्चुअली बी कट इन यूफोरिया, क्योंकि यूफोरिया में शेयर्स के जो रेट है वो नजायज मतलब बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ रहे होते हैं। तो वहां पर आपको बहुत बार अगले 5 साल की 4 साल की वैल्यूएशंस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है प्राइस में, जिसको आप अच्छा कैश इन कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें 2% मैनेजमेंट फीस रहती है एंड देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 20%। दिस इज कॉल्ड 220 मॉडल इन आवर इंडस्ट्री। और जो हम हर्डल है वो 12% दे रहे हैं। 95% ऑफ द फंड्स इन इंडिया प्रोवाइड 8 to 10% ऑफ हर्डल। हमने मतलब द रिमेनिंग 5% डू बेसिकली 12% हर्डल, हमने 12% हर्डल रखा है। 8 से 12 में ऑलमोस्ट 50% का जंप है और स्पेशली कंपाउंडिंग में वो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले उसको प्रिंसिपल पे किया जाएगा, फिर 12% का कंपाउंडेड रिटर्न वापस से पे होगा। अगर मैं 7 इयर्स की बात करूं तो तकरीबन नेक्स्ट अगर बात करूं प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ है तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का तो इंटरेस्ट ही उसको वापस किया जाएगा। और फिर रिमेनिंग का टोटल जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80-20 की शेयरिंग टोटल की जाएगी। इसको हम एग्जांपल्स से भी अभी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा ईयूएम पे फीस लगती है। तो अगर म्यूचुअल फंड में मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का 10 करोड़ होता है तो 2% अगर मेरी फीस है तो वो मेरे को जो 2 लाख रुपीज की फीस लग रही है वो बढ़ के अब 20 लाख रुपीज हो चुकी है, क्योंकि वो एनएवी में एडजस्ट हो जाती है, वो दिखती नहीं है। बट वो फीस जो है वो बढ़ के 20 लाख रुपए साल की हो चुकी है, जो कि परफॉर्मेंस ड्रिवन भी नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं भी करता तब भी हर साल मेरे से 20 लाख रुपए की फीस ली जाएगी। इसलिए म्यूचुअल फंड कभी भी पैसा खुद से वापस नहीं करते जब तक आप मांगते नहीं, क्योंकि द मोमेंट आप पैसा वापस ले लेंगे उनकी फीस लगनी बंद हो जाएगी।
नो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ एन AIF वर्क, जहां पर पैसे आपको वापस किए जाएंगे। और यही एक सबसे यूनिक चीज है जिसकी वजह से इसको मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग गिना जाता है। वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा, वो 75-25 की रेशियो करते हैं ऑन अ 6% हर्डल। यूएस में 6% हर्डल भी चलता है। ऐसे मोनी कोबरे इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो यूएस में रहते हैं, वो भी 75-25 करते हैं ऑन अ 6% हर्डल। बट अच्छा, ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग क्यों है? तो जो हम पहले बात करते थे कि एग्जिट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी पहली तीन चीजें हैं। तो अगर किसी ने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, किसी ने जुलाई टू सितंबर में 2024 में अगर एग्जिट नहीं किया, तो आज वही शेयर 100 रुपीज का शेयर एनीवेयर 40-65 रुपीज डाउन है। तो फंड मैनेजर को पता है कि अगर वो सही टाइम पे एग्जिट करवाएगा, तो अगर 100 रुपए पे बेचेगा तो उसको 20 रुपए आएंगे। और अगर यही चीज वो 100 की बजाय 60 रुपीज पे बेचता है तो उसको 12 रुपए आएंगे। अपने 12 के 20 बनाने के चक्कर में वो इन्वेस्टर का भी भला कर देता है। वो 48 का इन्वेस्टर भी घर पे 80 रुपीज लेकर जाता है। इसी वजह से इसको मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है कि फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस के ऊपर पैसे मिलने और उस परफॉर्मेंस के लिए ही उसको खुद भागना है। यही एक सबसे बड़ी यूनिक चीज है AIF की। अगर हम इसको एक कपल ऑफ एग्जांपल से समझे, तो पहले ही हमने एग्जांपल ली है जहां पर हमने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को माना है कि फंड के एंड में लेट्स से वो 6 करोड़ हो गई। तो 6 करोड़ में से 1 करोड़ तो प्रिंसिपल था, मेरा 5 करोड़ का प्रॉफिट था। इस 5 करोड़ में 80%, 4 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो इन्वेस्टर के पास चला गया, एंड 20% जो कि 1 करोड़ है वो फंड के पास चला गया। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसका प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ का और 4 करोड़ का प्रॉफिट, तो टोटल 5 करोड़ वापस आए। और फंड के पास, AMC के पास 1 करोड़ रुपीज वापस चले गए। इसे एक अनदर एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 200 रुपए बन गए एक साल में, तो पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा इन्वेस्टर का, 100 रुपीज वापस किए जाएंगे। उसके बाद 12% का हर्डल 12 रुपीज वापस किए जाएंगे इन्वेस्टर को। अब हमारे पास 88 रुपीज का प्रॉफिट बचा। नेक्स्ट 3 रुपीज हम फंड, बेसिकली फंड को वापस करेंगे, फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर को। तो अभी तक हम 15 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 15 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट के। 15 का अगर हम 80% करें तो वो 12 रुपीज है, और 15 का अगर हम 20% करें तो वो 3 रुपीज है। 15 का अगर हम 10% करें तो वो 1.5 रुपए है। 1.5 प्लस 1.5, तो 10% प्लस 10% 20% हो गया। 1.5 प्लस 1.5 3 रुपए हो गए, तो वो 20% यहाँ पे आ गया। और अगर हम 20 इंटू 4 करें तो वो 80 है। 3 इंटू 4 करोगे तो 12 है। तो बेसिकली 80%, 15 का 80% 12 आ गया, और 15 रुपए का 20% 3 रुपए आ गया। तो हमने 80-20 कर दिया। अब हमारे पास 85 रुपीज बचे हुए थे। 85 रुपीज में से 80%, 68 रुपीज इधर चले गए, और 20 रुपीज 20% 70 फंड मैनेजर के पास चले गए। तो फंड मैनेजर के पास 68 प्लस 17 प्लस 3 20 बचे, और इन्वेस्टर के पास 68 प्लस 12 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्टर का प्रिंसिपल ऐड करके 180 इन्वेस्टर के पास आए, और 20 फंड मैनेजर के पास चले गए। अभी तक हम क्लोज टू नाउ 225 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। वी आर रीचिंग क्लोज टू 250 करोड़, एंड दिस ईयर वी विल बी कंप्लीटिंग दिस 1000 करोड़ फंड। और उसके बाद हम अपना नया फंड फ्लोट कर देंगे। देखिए, ओवरऑल ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस जो हमने रखी है वो बहुत सिंपल है। ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको वही सेम डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट एक इन्वेस्टर का, वो सब डॉक्यूमेंट्स देके हम ऑनलाइन ही उसको के फिनटेक के प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर देते हैं। उसके बाद एक जो एडिशनल चीज है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट आता है 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जो कि इन्वेस्टर ई साइन कर सकता है। आफ्टर ई साइनिंग वो ट्रस्टी के पास चला जाता है। ट्रस्टी जब साइन कर देता है तो ये कंप्लीट प्रोसेस विद इन अ डे और इवन हाफ अ डे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप उस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो दिस एंड्स माय प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम अब ऑलरेडी मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में, बैंगलोर में, दिल्ली में, लुधियाना में और जालंधर में प्रेजेंट है। And very soon we are opening offices at Ahmedabad, Hyderabad, Chennai, Lucknow, Indore, and Jaipur. And there are few other cities where we are coming in this quarter. In case you have any questions, I'll open up the deck for Q&A first. उसके बाद हम इवन एक बार चैनल पार्टनर का कमीशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग
एक एक करके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं आप लोग। इवन चैट में भी चाहें तो अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हेलो या संतोष जी। राजेश जी, अभी मेरा एक क्लाइंट इज देयर इन कॉन कॉल में है एक्चुअली। वो एक डाउट था एक्चुअली, मैं आई थॉट ऑफ कनेक्ट विथ यू अर्लियर। उनका डाउट क्या है ना, अभी अर्लियर क्लाइंट का प्रीमियम में आप प्रीमियम में लॉगिन किया है, एनएवी प्रीमियम में दिया है। अभी क्लाइंट का उनका बेस एनएवी दे रहा है अभी में, करेक्ट है ना? हाँ जी, सभी को देखिए तो इसमें एआईएफ में क्या है, ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। इसमें इन्वेस्टर को हमेशा 1000 रुपीज की एनएवी के करस्पॉन्डिंगली ही यूनिट्स जाएंगे। तो ओके 1000 ओके रुपीज के करस्पॉन्डिंगली 10,000 यूनिट टोटल जाने हैं। पर क्वार्टर ओके 1000 यूनिट जाने हैं, 10 क्वार्टर में 10,000 यूनिट जाने हैं। ओके ओके ओके। अभी फॉर दैट व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर द क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मार्केट हैज बीन डाउन, हमारा एनएवी डाउन हुआ है, तो भी अभी नया क्लाइंट के लिए बेस एनएवी देंगे ना? इट नॉट दैट ये जो इवन नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स है ओके उसमें भी 1000 की एनएवी आएगी। चाहे 1000 की एनएवी बढ़ के 1200 हो जाए, चाहे 1000 की एनएवी कम होके 800 आ जाए, ओके एग्जाम्पल हमेशा मिलेंगे यूनिट्स 1000 रुपए पे। ओके ओके ओके। अभी आपका लास्ट क्वार्टर का एनएवी कितना है एक्चुअली? अभी जो नवंबर के एंड की एनएवी थी वो तो 960 के करीब थी। दिसंबर की अभी कंप्यूट हो रही है, वो भी फाइनल हो जाएगी 1-2 दिनों में। एक 3 दिन। ओके ओके जी ओके सर, दैट इज एक डाउट था एक्चुअली, वो मेरा क्लाइंट वो भी है लेन में। ओके, दैट इज द क्लाइंट। थैंक यू सर। ओके, इफ यू गाइस हैव एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। Hello, this is Jayan from Bangalore. हाय जैन जी। Basically, I want to know when the customer will exit after the tenure or 7 years you told, or is it what is the exit for the client? Right. So whenever we keep on exiting any stock from the portfolio, we will keep on returning the money back. जैसे जैसे हम किसी शेयर को सेल करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो पैसे वापस होते चले जाएंगे, वो पैसे री इन्वेस्ट नहीं होते। Okay. तो क्योंकि लिस्टेड शेयर्स हैं, मतलब कभी भी शेयर्स को तो वैसे देखा जाए तो सेल किया जा सकता है, बट जैसे मैंने बताया कि 95% लास्ट 2 साल में जब यूफोरिया होता है तब प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। बट अगर कोई सेक्टर या कोई स्पेसिफिक कंपनी ज्यादा पहले कभी ग्रो कर जाती है तो हम तब भी प्रॉफिट बुक करके पैसे वापस कर देंगे। मान लीजिए अगर 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ के 100 करोड़ की हो गई और 100 करोड़ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, तो वो 100 करोड़ सारे इन्वेस्टर्स के साथ डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड, तो लेट्स से अगर 1000 करोड़ का फंड है तो सभी को 10 लाख रुपीस पर करोड़ आए, और अगर सेकंड कंपनी में मान लीजिए वही 5 करोड़ 50 करोड़ बनते हैं तो सबको 5-5 लाख रुपए वापस आए। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पहले 10 लाख आए, फिर 5 लाख आए, ऐसे करते करते पहले प्रिंसिपल वापस आएगा, फिर 12% का कंपाउंडेड रिटर्न वापस आएगा। 12% का कंपाउंडेड रिटर्न जब से उसने पैसा डाला है अभी तक का पूरा XIRR कैलकुलेट किया जाएगा, कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट किए जाएंगे 12% के, वो पैसा वापस आएगा। उसके बाद टोटल की 80-20 होगी। तो ये बास्केट ऑफ स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है ना? ये प्री आईपीओ में, ये बेसिकली एसएमईज में इन्वेस्ट करते हैं जो करेक्ट। सो इट विल बी बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट? तो कस्टमर मनी वुड हैव इन्वेस्टेड इन 5 डिफरेंट स्टॉक्स मान लीजिए। तो एक कंपनी का इन्वेस्ट किया, एक्सिट हो गया, तो वो एक कंपनी का व्हाट एवर द कैपिटल जो है प्लस विद रिटर्न्स उसको मिल जाएगा, करेक्ट? एब्सोल्युटली ठीक है। तो ये जो बास्केट है ये तकरीबन 80 स्टॉक्स की, 80 के करीब के स्टॉक्स की रहेगी। ओके ओके। एंड कस्टमर को अगेन वो री इन्वेस्टमेंट करने का तो अगेन वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जी। तो वो व्हाट एवर डिफरेंस अमाउंट जो देख लीजिए, अभी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल किया था, अभी 10 लाख वापस टेक आउट कर दिया, अभी वो रिटर्न ले लिया, अभी उसका अगेन 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, वापस और अगेन 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसा है? मान लीजिए उसने 1 करोड़ डाला है एंड ही वांट्स टू टॉप अप 10 lakh rupees, so he can do top up of 10 lakh rupees. Okay. If he wants to do a top up of let's say 2 lakh rupees, he can do a top up of 2 lakh rupees. Okay. तो हम जनरली कहते हैं कि इन lakhs if he wants to do that तो मतलब वो easy रहता है उनके लिए भी।
तो जहां पर 10,000 यूनिट आने थे, अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाला है तो मुझे 100 यूनिट और आ जाएंगे। ओके ओके। Any हेलो other राजेश जी, questions? कैसे हैं? बहुत बढ़िया सुरेश सुरेश जी। जी जी जी, मैंने आवाज से पहचान लिया आपको। एक दो क्वेश्चन है मेरे। जी जो हम आप अभी बताया ना कि कोई भी शेयर जब हम सेल करते हैं तब रिफंड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ड्यूरेशन है 2 ईयर का, उसमें कुछ स्टॉक में एग्जिट होना पड़ा कुछ रीजन की वजह से, तो उसमें क्या है, वो भी वापस जाएगा या फिर वो भी reinvest? पैसे वापस जाएंगे। हाँ हाँ, वो भी पैसे वापस जाएंगे। तो हम री इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते, मतलब रीजन क्या है? नहीं कर सकते हैं री इन्वेस्ट, ऐसा कोई गवर्नमेंट हमें रोकती नहीं है, बट उसमें क्या है कि एनएवी की कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं, मैं एग्जांपल इसी में ही पकड़ लेता हूँ, 2 साल के अंदर अगर हमने पैसे वापस किए, अब हम बंदे भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई 2 इयर्स, एक हाइपोथेटिकली 2 इयर्स के बाद भी नया इन्वेस्टर ऑनबोर्ड हो रहा है, अब उसको कितने पैसे हम कहें कि भाई आपको सबमिट करने हैं, क्योंकि वो जो पैसे टोटल सबमिट करेगा उसमें से कुछ पार्ट तो उसका वापस भी आ चुका है उसके पास। तो ये कॉम्पिटिशन ही पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से री इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, दूसरा ये जो करंट मार्केट वॉलेटिलिटी है, जी उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? कैश पे बैठना है, क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुरेश जी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, आप तो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारी जुलाई की अगस्त की देखेंगे फैक्ट शीट, तो हम काफी कैश पे बैठे हुए थे, तकरीबन 16-17 करोड़ का कैश था, तो तकरीबन 33% ऑफ द फंड्स, और लोग मेरे को तब भी आकर बोलते थे कि भाई साहब 2.5 साल में पैसे ले रहे हो और अभी भी धीरे धीरे इतनी एंट्री क्यों कर रहे हो। बट अच्छी बात ये क्या है कि नवंबर दिसंबर में, स्पेशली दिसंबर में मार्केट काफी डाउन आई है, और अभी जनवरी में भी काफी वोलेटिलिटी चल रही है, इसमें हमने काफी अच्छी पोजीशन बनाई है। तो वो जो एवरेजिंग है, वो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हम लेस देन अब कुछ 6-7 करोड़ के कैश पे बैठे हैं, और जिस फेजली मतलब जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट ही ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पैन आउट हो जाएंगे। 15 फरवरी को हम नया मनी कॉल कर देंगे, 5th मनी कॉल, तो तब तक ये आराम से 5-6 करोड़ रुपए जो बचा भी हुआ है वो आराम से डिप्लॉय भी हो जाएगा। तो अब हम हैं जो हमने काफी शेयर्स परचेज किए हैं, इवन आज भी जैसे मार्केट करेक्ट हुई है, डे बिफोर यस्टरडे ये मार्केट काफी ज्यादा डीप करेक्शन में थी, अगर 2 दिन देखें तो उसमें भी हमने शेयर्स परचेज किए हैं। तो ये एवरेजिंग अपनी अच्छी होती जा रही है, अभी तक मोटा मोटा हमने 30 रुपीज लगाई है, और अभी 31 to 40 में भी एवरेजिंग अच्छी हो गई, तो जो नेक्स्ट 60 रुपीज भी है वो भी मतलब इसमें भी अपनी जो टोटल अकोमुलेशन ऑफ द शेयर्स है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी तो फिर उसमें वो लगती थी एक्सपोजर नहीं बढ़ जाएगा जो आप लिमिट कर रहे हैं कोई भी एक स्टॉक को, लाइक कि 4% होना चाहिए, वो अगर हम एवरेज करते जाएंगे तो उसका जो मतलब वो बढ़ जाएगा ना। देखिए इसमें हम अभी भी अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी में हमने 4 करोड़ तक का ही मैक्सिमम एक्सपोजर लिया। हम जो क्या करते हैं कि हम 4 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं करते, पर जो पैसे डालते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने सोलर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक कंपनी में 4 करोड़ का एक्सपोजर लिया था, और अब हम सेकंड कंपनी में एक्सपोजर ले रहे हैं 4 करोड़ का, तो धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं, तो उससे अपना जो पार्ट है वो अच्छा डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। तो सोलर की रादर देन एक अब 2 कंपनीज अब ऐड हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें ओवरऑल बहुत ही अच्छे से मैनेज होती है। इन 2.5 years हमें देखिए, जब मार्च 2025 में जब जनवरी में स्टार्ट करना था फंड हमें लास्ट ईयर, तो जब स्टार्ट करते करते जैसे मार्च हुआ, तब तक हमें लगता था कि मार्केट अभी अच्छी करेक्शन में रहेगी, तब तो ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का पंगा या कोई और कोई चीज की चक्कर ही नहीं थी। बट हमें लगता था, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने डेटा से बोलते हैं कि 3 साल हमें पेन वाले लगते थे, आज 2026 की शुरुआत में तो लोगों को इक्विटी के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट रहा है, लोगों को लगता है कि यार सिल्वर ही अच्छा है, ये रोज जो बढ़ जाता है 2%, 4%, 5%, तो वो भी एक यूफोरिक फेज में जा रहा है, जहां पर डेली बेसिस पे अपटिक है। हैविंग सेड दैट, जो भी ये जो माल अकोमुलेट कर लेगा 2-3 साल में, और नेक्स्ट लेग में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाकर जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट 6 years की अपनी जर्नी में देखा था, जो प्लानिफाई में भी हमने जो ऑब्जर्व किया था कि 102% का CAGR रिटर्न हम जनरेट कर पाए थे इन 6 years, और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि यूफोरिया के टाइम पे बिटवीन मार्च 2024 टिल जुलाई 2024 वी बेसिकली कैश्ड आउट 95% ऑफ आवर पोर्टफोलियो।
वहीं पे ही सबसे ज्यादा रिटर्न तब बने थे और सही टाइम पे हमने एग्जिट कर लिया था। आज हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अकोमुलेशन फेज बनती जा रही है। जितनी करेक्शन आई है, कई शेयर तकरीबन 65 to 70% तक भी अब डाउन है और बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पर एक्चुअली में अवेलेबल है। हेलो जी गुड इवनिंग राजेश जी, जी राजेश जी, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। आप बताइए कैसे हैं? बस बहुत दिनों के बाद आपका चेहरा हंसता हुआ दिखा। थैंक यू सो मच। सो सर ये एक दो क्वेश्चन है मेरा जी कि अभी तक कितना फंड कलेक्ट हुआ है? इसमें 250 करोड़ का ये फंड है, बराबर है? जी, तो अभी तक कितना कलेक्ट हुआ है? 250 करोड़ में तकरीबन 70 करोड़ के करीब की कलेक्शन हो चुकी होगी और 70 करोड़। उसमें से हाँ, और अराउंड 64 करोड़ के करीब डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ओके सर, इसमें सर प्लानीबाई का कुछ पैसा लगा है क्या? प्लानिफाई का तो नहीं, प्रमोटर्स का मतलब हमारा 5 करोड़ लगा है। प्लानिफाई तो अलग सेपरेट कंपनी है। नहीं, आप वो उसमें भी हालांकि हम भी प्रमोटर हैं, बट एज अ प्रमोटर मेरा खुद का स्पॉन्सर का 5 करोड़ रुपीस इसमें लगा है फंड में। ओके। और दूसरा, ये VCI केमिकल जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो भी तो SME है ना? हाँ जी, वो भी एसएमई है, तो वो भी बहुत ये बढ़िया कंपनी है। उसमें ये VCI केमिकल इसमें लिया है क्या आपने? नहीं देखिए, हम कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते इसमें राजेश जी। कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट क्योंकि प्रमोटर बिकॉज आई एम द कॉमन लिंक बिटवीन प्लानिफाई एंड अल्फा एएमसी, तो वो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर इधर ऑनबोर्ड हो रहे हैं फिर वो कहीं ना कहीं इवन मैनिपुलेशंस भी की जा सकती है, जो कि हम चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो हम कोई भी एंट्री, जो भी प्लानिफाई के शेयर हमने पहले कभी इन्वेस्टमेंट में लिए थे, उनको हम फंड में नहीं ले रहे, सो दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो ही ना, कोई ऐसा ना हो कि कल को किसी के भी दिमाग में जाए कि यार कोई गलत ट्रांजेक्शन की है या कोई ऐसा है। तो हमने पुरानी कोई भी जो प्लानिफाई में इन्वेस्टमेंट्स हो रखी थी उसको प्लानिफाई में छोड़ा है। जब प्लानिफाई से जब अपना ये फंड बन गया तो अब जितनी भी नई कंपनीज ले रहे हैं वो फंड में ले रहे हैं, अब वो प्लानिफाई में नहीं जाती। Got it, got it, got it. Good, good. So मतलब अभी जो पहले दिया हुआ है, जो SME कोई भी SME पहले आपने सेल किया है वो इसमें नहीं जाएगा, वो हाँ, वो बराबर? प्लानिफाई वाला हाँ, वो इसमें नहीं जाएगा। और अल्फा में जो है वो आप किसी को मतलब अलग से अनलिस्टेड में नहीं सेल करेंगे? अनलिस्टेड में नहीं सेल करेंगे, बिल्कुल सही, कि वो बिल्कुल दोनों बिजनेसेस को सेपरेट चला रहे हैं। जी जी। और अभी अपना नाम मतलब अल्फा AMC हो गया ना? अल्फा एएमसी हो गए, बिल्कुल सही बात है। इसका एक PPT भी शेयर करवा देना है इसका। मैं अभी शेयर करवा देता हूँ जी। बस बाकी तो ठीक है सब। बहुत बढ़िया। इसमें प्रियंका जी ने पूछा है, हाउ डू यू कंपेयर दिस विद स्मॉल कैप माइक्रो कैप? दिस इज द मोस्ट रिस्किएस्ट असेट क्लास एज पर सेबी एंड सेबी डज नॉट अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। तो प्रियंका जी देखिए, ओवरऑल जैसे कि हमने शुरुआत भी प्रेजेंटेशन की थी, जहां पर हमने कंपैरिजन किया था निफ्टी लार्ज कैप का, निफ्टी स्मॉल कैप का और निफ्टी एसएमई के इंडेक्स का। तो सबसे पहले अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो एज कंपेयर्ड इन केस ऑफ रिटर्न्स, तो ये स्मॉल कैप से पिछले 5 साल में 5 टाइम्स 7.5 करोड़ वर्सेज 1.5 करोड़। अगर आपने बीच में लेट भी अगर ज्वाइन किया हो तो 7.5 करोड़ का जो रिटर्न आया है लास्ट 5 इयर्स का, तो वो जो कि 5 गुना है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। निफ्टी एसएमई की अगर मैं बात करूं, बीएससी एसएमई का तो जो रिटर्न है वो तो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब वो तो उसने 133% का सीएजीआर रिटर्न दिया। तो बीएससी एसएमई में और नॉर्मल स्मॉल कैप में तो मतलब जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क है, क्योंकि 110% से ज्यादा का डिफरेंस है। और इवन फ्रॉम एनएससी एसएमई और निफ्टी के स्मॉल कैप में और ऑलमोस्ट ये भी 2.5 गुना का डिफरेंस है। यहाँ 20% का रिटर्न आया है सीएजीआर, जो कि एसएमई के इंडेक्स में 53% का सीएजीआर रिटर्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न वाइज इट इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट रिटर्न कैटेगरी, क्योंकि यही कंपनीज बेसिकली मल्टी बैगर्स बनती हैं जो एसएमईज में रहती हैं। द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड अबाउट कि सेबी ने कैसा इसको मोस्ट रिस्की कैटेगरी में डाला है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में जो कि 10 से 15 हजार रुपए लगाता है, उसको गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है कि आप एसएमई में आकर इन्वेस्टमेंट करें। इवन म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अलाउ नहीं है कि आप आकर एसएमईज में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। हर आदमी हर प्लांट को विजिट नहीं करता,
कई बार कंपनीज में गड़बड़ी भी होती है, मतलब इन 1400 कंपनी 1417 कंपनीज में से 19 कंपनीज डिफॉल्ट भी हुई है, मतलब वो कंपनीज बेसिकली बंद भी हुई है। 19 कंपनीज हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली सेबी हमेशा कॉशन लेती ही है। हैविंग सेड दैट, जो इनके आईपीओस होते हैं जहां पर रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तो काइंड ऑफ वो HNI कैटेगरी हो जाती है कि जहां पर आपको कम से कम अगर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 लाख रुपए से आप ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करें। इसमें भी वही कोटा है, रिटेल, HNI और इंस्टीट्यूट। तो HNI 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन लगा सकता है आईपीओ में, और रिटेल 1 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिटेल है जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो देन ऑब्वियसली ही कैन कम एंड पार्टिसिपेट इन द SME कंपनीज। बट ओवरऑल व्हाट वी ऑलवेज से कि एक कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है या कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करना, अपने गोल बेस्ड फाइनेंशियल गोल सारे चार्ट आउट करके उसके हिसाब से जैसे जैसे उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और वो प्राइमरीली ज्यादा ड्राइव होती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। अगर वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जहां पर उसको पता है कि उसके फाइनेंशियल गोल सिक्योर हैं, उसके पास अभी भी सरप्लस मनी है, तो ऑब्वियसली वो फिर रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं रहेगा। मैं मानता हूं कि वो एक HNI कैटेगरी का हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है। उन्हीं इन्वेस्टर्स को AIF में एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का कॉन्स्टेंट है। देखिए चाहे यहाँ 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न बन रहे हैं स्मॉल कैप से, तो हम लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड को 12 से 20% की कैटेगरी गिनते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लॉन्ग रन में 36 to 60% की कैटेगरी में गिनते हैं, जो कि 3 गुना है म्यूचुअल फंड से। तो रिटर्न बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपके बीच में आपको लिक्विडिटी का चक्कर नहीं होना चाहिए, कि आपको एकदम से पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप उस मार्केट को प्ले आउट अच्छे से करते होने चाहिए, जो कि कम से कम 5 से 7 साल की है। ओवरऑल जैसे कि हमने बात करी कि मार्केट की साइक्लिसिटी 8 इयर्स की है, चाहे 1 साल निकल भी गया तो अभी भी 5 से 7 साल बचते हैं। इवन जब स्मॉल कैप में भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है म्यूचुअल फंड में, तब भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल का गिना जाता है, कि कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 इयर्स का होना चाहिए। तभी आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या इवन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 5 साल से नीचे अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल प्लानर्स या वेल्थ मैनेजर्स जनरली स्टिक टू द बैलेंस फंड्स, तो बैलेंस फंड्स की तरफ जाते हैं। तो अगर उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जहां पर किसी को लिक्विडिटी के लिए कोई कंसर्न नहीं है, देन ऑब्वियसली दे कैन हैव एन एक्सपोजर ऑफ दिस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अभिषेक जी ने पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन दैट वी कैन सी इन दिस टाइप ऑफ फंड? Abhishek ji, this is again a very good question. So index is down anywhere between 22%. मैं BSE SME और NSE SME के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 22% का पिछले 1 साल में गिरावट है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखें तो हमने अभी तक पिछले 5, अगर हम पिछले इवन जब से ये इंडेक्सेस बने हैं लास्ट 10 years, we have seen 33-34% index going down. Having said that, मतलब उसके ज्यादा भी अगर कोई करेक्शन आती है तो अभी तक तो एटलीस्ट लास्ट 10 years में तो नहीं देखी गई। अभी 22% इंडेक्स डाउन है। अगर हम NAV की बात करें तो हमारे हिसाब से NAV 10-12% तक भी डाउन हो सकती है, 15% तक भी डाउन हो सकती है, पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.5 years में आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पैन आउट हुई है। 2.5 years में आपका ओवरऑल, क्योंकि आपकी एवरेजिंग चलती जा रही है, आपका पोर्टफोलियो बेसिकली बिल्ड हो रहा है, तो आपकी NAV में एडजस्टमेंट चलती रहेगी। इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, हर महीने या हर क्वार्टर नई कंपनीज ऐड हो जाती हैं पोर्टफोलियो में आपका, क्योंकि बेस बढ़ता जा रहा है। पहले क्वार्टर में 3-4 कंपनीज थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते इन 10-11 मंथ्स हैव बिकम क्लोज टू 22 नाउ 22 कंपनीज हो चुकी हैं। तो हर महीने कंपनीज ऐड होती जा रही है, NAV में एडजस्टमेंट चलती रहेगी 2.5 साल तक, क्योंकि नई कंपनीज ऐड होती रहेंगी, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स भी ऐड हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी पैसा दे रहे हैं। ओनली आफ्टर 2.5 years इट विल बी एक्चुअली, NAV विल बी द राइट मेजर टू सी की ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तब तक तो पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। नाउ दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड और अ PMS में अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, या म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट डे फंड मैनेजर जो भी उनके स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में,
लेट्स से उनके पास 50 शेयर हैं और 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो सभी कंपनीज के 1-1 लाख रुपए के शेयर बाय कर देंगे और जो भी उस वक्त की एनएवी चल रही होगी उसके करस्पॉन्डिंगली आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। वहां पर ऐसे कंपटीशन होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन 1000 रुपए के हिसाब से यूनिट्स आने हैं, चाहे वो फ्यूचर के हो चाहे वो पास्ट के हो, सारे के सारे 10 के 10 क्वार्टर्स में आपको 1000 रुपए के हिसाब से यूनिट्स आने हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 2.5 ईयर्स में बिल्ड हो रहा है। तो अगर जो नया पैसा आ रहा है उससे, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनीज में नया इन्वेस्टमेंट हो चाहे न्यू कंपनीज में ऐड हो, तो 2.5 साल तक तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ इज टैक्सेशन एक्ट, द सेकंड क्वेश्चन विच अभिषेक जी ने पूछा है कि हाउ इज टैक्सेशन एक्ट इन दिस केस, व्हाट इज चार्ज टू द इन्वेस्टर। तो देखिए इसमें 12.5% की, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, चर्निंग हमारी रहती नहीं है, तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा इन्वेस्टर को। अगर हम 80% का 12.5% करें तो पहली बात तो 20% पे उसको ना तो जीएसटी देना है इन्वेस्टर को, जो कोई पीएमएस में देना पड़ता है, ना ही उस 20% के ऊपर उसको कोई टैक्स पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग 80% का उसका प्रॉफिट हुआ है उसका 12.5% करे तो 10% बनता है वो, तो रिमेनिंग इन हैंड इन्वेस्टर के पास 70 रुपीज आएंगे। अभिषेक, एक क्लाइंट का क्वेश्चन है, he is there in call also. So client is asking what is the upper side we can expect on this fund and what is the lowest we can expect on this particular fund. अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए अभी दिसंबर 25 एंड में हमने ये चीज अपडेट की है। तो कई बार जब लास्ट टाइम दिखता था, जब अगर आपको पुरानी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो जब जून 2025 का डेटा आता था तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 11.5 करोड़ का रिटर्न दिखता था एसएमई में। और लोग कई बार हमें पॉइंट आउट करते थे कि मार्केट ने 5 साल पहले डिप लिया था और फिर मई के बाद से ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो वो काफी बार बोलते थे कि आपने बिल्कुल डिप वाले टाइम का ही पिक कर लिया। हम कहते थे कि हम 6 महीने बाद अपडेट करते हैं। तो अभी काफी उस चीज को फैक्टर इन काफी हो गया, क्योंकि दिसंबर तक आते आते 2020 तक मार्केट ने काफी अच्छा जंप ले लिया था। वहां से भी तकरीबन 7.5 करोड़ का रिटर्न आया है निफ्टी एसएमई का। तो ये हम मानते हैं कि ये काइंड ऑफ हमारे लिए, मतलब इससे नीचे हमने अभी तक लास्ट 5 इयर्स में रोलिंग रिटर्न नहीं देखे हैं। ओवरऑल अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो अभी आपके सामने बीएससी एसएमई इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 68 करोड़ का रिटर्न निकाला है। वही 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 68 करोड़। मतलब ये बहुत ही अनइमेजिनेबल है लास्ट 5 इयर्स में। और ये चीज मैं आपको आपकी आंखों के सामने यही दिखा भी सकता हूँ। मतलब ये कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है कि यार 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 68 करोड़ कैसे बन गई या 70 करोड़ कैसे बन गई। बट यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिस पेस से ग्रोथ होती है इन कंपनीज में, तो वो जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही अच्छे एक्सपोनेंशियल बनते हैं। तो 7 करोड़ से 68 करोड़ मार्केट नेक्स्ट टाइम कैसा पैन आउट करती है नेक्स्ट 5 इयर्स में, ये रेंज 5 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक की कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे जो पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जिसकी वजह से देखिए अगर 6 करोड़ या 5 करोड़ भी आता है तो भी रिटर्न बड़ा जबरदस्त है, मिनिमम की बात करूं। और मैक्सिमम पे तो मतलब बल्ले बल्ले है ही है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बन ही सकते हैं, तो उसमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आपको अच्छे, अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आपको मार्केट में टाइम देना चाहिए अपने आप को और इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना सकते हैं। ये फिनोलॉजी की आज वेबसाइट काफी ज्यादा स्लो है, आई एम नॉट श्योर कि ये ओपन क्यों नहीं हो रही, बट ये एक वेबसाइट है जिसमें अपने को डेटा बड़े अच्छे से दिख जाता है। तो जैसे ही ओपन होती है मैं आपको वापस से ले आता हूँ, तब तक मैं बाकी क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। अभिषेक जी ने पूछा है, देयर इज वेरी लो लिक्विडिटी एंड लो ट्रांजैक्शंस इन मोस्ट माइक्रो कैप्स, हाउ डू यू मैनेज दैट? अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए जब हमने कैलेंडर ईयर 2019 का डेटा दिया, जैसे मैंने बताया पहले 5-6 साल में लिक्विडिटी कम हुआ करती थी, तब एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑन एनएससी वो 6 करोड़, 6 करोड़ का एनएससी पे था और बीएससी पे 2 करोड़, 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था। आज इन लास्ट 5 इयर्स इट हैज इंक्रीज्ड
एनएससी पे एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज 222 करोड़, 222 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर है। और बीएससी पे इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू 161 करोड़, तो 161 करोड़ का बीएससी पे है। तो इट हैज नॉट जम्प्ड, मतलब थोड़ा, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा बढ़ गया कि चलो 5 करोड़ से 25 करोड़ आया या 5 करोड़ से 10 करोड़ आया। इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, 6 करोड़ से 222 करोड़। एंड द अदर पार्ट इज कि जब 3.5 years में कंपनी माइग्रेट कर जाएगी मेन बोर्ड पे, हमने जैसे कि यहाँ पर डेटा में क्या दिखाया था कि 3.5 years में ऑन एन एवरेज कंपनी माइग्रेट कर जाती है मेन बोर्ड पे। जब कंपनी मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर जाती है तो वो स्मॉल कैप्स में मोस्टली ऐड हो जाती है। तो स्मॉल कैप्स में जो लिक्विडिटी है दैट इज क्लोज टू मोर देन 5,000 करोड़ ऑन एन एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो वहां पर भी लिक्विडिटी का कोई चैलेंज नहीं आता। वैसे तो 220 में भी नहीं आता, बट वंस इट माइग्रेट्स तो वो और भी बेटर बन जाता है। तो एज सच कोई चैलेंज आता नहीं है ट्रांजैक्शन में। सबसे बड़ी बात भी क्या है कि जितनी भी हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 4 करोड़ की पोजीशन बनाई, इट हैज बिकम 100 करोड़। मोस्टली दीज कंपनीज गेट्स पास्ड ऑन टू द म्यूचुअल फंड्स इन अ बल्क डील। तो बल्क डील में म्यूचुअल फंड्स बाय कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनको एक स्टेक उठाना है किसी भी कंपनी में एंड दे आर नॉट एबल टू बाय दैट, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि वो एज अ बल्क डील जो भी उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वहां से ले सके। और उनके लिए मतलब इजी हो जाता है। अगर वो 100 करोड़ का मार्केट में जाकर शेयर खरीदना परचेज करना शुरू करेंगे तो जो 7,000 करोड़ की कंपनी है इट माइट एंड अप बिकमिंग अ 10,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, क्योंकि लिक्विडिटी उतनी मिलेगी नहीं। तो उनके लिए अच्छा रहता है कि वो बल्क डील कर लें। तो इन तीनों चीजों की वजह से, क्योंकि ट्रांजैक्शन साइज का वॉल्यूम बड़ा है एसएमई एक्सचेंज पे, प्लस स्मॉल कैप्स में वैसे भी ट्रांजैक्शंस का कोई चक्कर नहीं पड़ता और बल्क डील्स में ये शेयर जाते हैं मोस्टली, तो लिक्विडिटी का ऐसा कोई चैलेंज आता ही नहीं है। तो लास्ट 1 year में गाइस देखिए ऑलमोस्ट इंडेक्स 22.3% डाउन है, जो मैं अभी एक बार बोल रहा था। पर अगर हम अभी भी देखें तो लास्ट 5 years में द CAGR रिटर्न इज क्लोज टू 126-127%। ये चीज मैं आपको शोकेस करना चाह रहा था, 127%। आप 5 साल पहले का डेटा देखिए, तब 1465 या 1500 के करीब था इंडेक्स, जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 86,000 टाइम्स 86,000 को टच कर चुका है। एनीथिंग एल्स व्हिच पीपल वुड लाइक टू आस्क? बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशंस हैं गाइस, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है तो बेझिझक होके पूछिए। सर हमारा इंडेक्स कौन सा, सॉरी बेंचमार्क कौन सा है? देखिए हमारा जो वैसे तो हम बीएससी और एनएससी एसएमई को एज एन इंडेक्स लेते हैं, पर बेंचमार्क वाइज अगर गवर्नमेंट की बात करें, सेबी की बात करें, तो सितंबर 2025 में, सॉरी सितंबर 2026 में एक इंडेक्स बनाया जाएगा जो कि निफ्टी भी बनाती है और जो कि प्रीक्यून डेटाबेस भी बनाती है और जो कि क्रिस्टल भी बनाती है। उन तीनों कंपनीज का एक इंडेक्स फॉर्मुलेट होता है सितंबर 2026 में, जिसके साथ हमारा एक्चुअली में कंपैरिजन दिखाया जाया करेगा, जो कि रियल कंपैरिजन है। 1.5 साल के बाद किसी भी फंड को लॉन्च होने के बाद 1.5 साल के बाद जो इंडेक्स लॉन्च होता है उसके साथ उसका कंपैरिजन दिखाया जाता है कि रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। ऑल्दो हम अपने आप को ट्रैक करने के लिए, अपनी खुशी के लिए इसको मोस्टली बीएससी एसएमई और एनएससी एसएमई के साथ कंपेयर करते रहते हैं। और उसमें कितना है, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है approx? अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में 22 कंपनीज हैं। नहीं, बेंचमार्क की बात, इंडेक्स। मैं वही कह रहा हूँ, जो बेंचमार्क, अगर मैं वैसे एनएससी एसएमई की बात करूं तो तकरीबन 350 कंपनीज हैं उसमें, और बीएससी एसएमई में ऑलमोस्ट 150 कंपनीज हैं जिनके साथ हम अभी बेंचमार्क में देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में भी 80 कंपनीज हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन गाइस व्हिच यू हैव, व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क? कोई भी अगर आपके दिल में चीजें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अभिषेक जी ने पूछा है फाइनली नेक्स्ट पार्ट की वो तैयारी करवा रहे हैं कि मार्जिन्स बताइए हमारे। तो अगर किसी पार्टनर के कोई इन्वेस्टर्स ने लॉगिन कर रखा है तो वी कैन आस्क देम, मतलब दे कैन मूव आउट ऑफ द सेशन इन केस उनके और भी कोई क्वेरीज होंगी तो वो बाद में आप लोगों के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।
अब हम पार्टनर्स का ओवरऑल एजेंडा डिस्कस करेंगे, जो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले है कि आपको ऑनबोर्डिंग करने के लिए, एम्पैनलमेंट करने के लिए कैसे रहता है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि हमारी कहाँ प्रेजेंस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आई आप लोगों के पास, तो आपके पास डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स रहेंगे। वैसे इसमें 19A का पेपर होता है अगर आप कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के AIS की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, और 19B इज फॉर कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 का अगर कोई AIS की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो ये 2 पेपर हैं। अगर आप इन पेपर्स को क्लियर करते हैं NISM में, तो वो बहुत ही बेनिफिशियरी है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से उतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप ये दोनों पेपर्स क्लियर करते हैं तो इट बिकम्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की किस किस तरह के होते हैं, और आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे अपने इन्वेस्टर्स की क्वेरीज को भी। तो अगर आप ये पेपर्स को क्लियर करना चाहें तो आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। ऑल्दो अभी मैंडेटरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप अभी भी हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर तो है ही है, तो हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेते हैं। देखिए क्या, सबसे पहली बात क्या है कि इसमें कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इन्वेस्टर को उतना ही चार्ज किया जाता है जितना कि अगर वो हमारे पास डायरेक्ट आए तब भी उतना ही है। ये है कि जो हमारा 20% का प्रॉफिट शेयरिंग है, हम उसमें अपने पार्टनर्स के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टर सुपर हैप्पी रहे, मतलब अगर इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएट हो रही है, उसके लिए अच्छा हो रहा है, तो हमारे पार्टनर की भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो। ये हमने ओवरऑल फंड का टेन्योर देखा है जो पिछली स्लाइड्स में देखा था। तो हमने स्लैब्स, इसमें स्लैब वाइज काम किया है, जिसमें हमने मैनेजमेंट फीस का भी एक कट और फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग का भी जो एक कट है अपने पार्टनर्स के साथ शेयर किया है। ओवरऑल देखेंगे तो मैनेजमेंट फीस मोस्टली जैसे 1 करोड़ की एप्लीकेशन पे 2% की थी, और प्रॉफिट शेयरिंग 20% की थी। वही 10 करोड़ पे अगर आप चले जाएं तो 1.5% की, मैं खोल के भी दिखा ही सकता हूँ। यही अगर आप 10 करोड़ की एप्लीकेशन करते हैं तो मैनेजमेंट फीस 1.5% है और प्रॉफिट शेयरिंग 15% है। और वही 50 करोड़ की एप्लीकेशन पे 1% मैनेजमेंट फीस है और 10% प्रॉफिट शेयरिंग है। तो इसी चीज को समझने के लिए और अच्छे से मैं मानकर चल रहा हूं कि मैनेजमेंट फीस, क्योंकि मोस्टली 1 से 5 करोड़ के बीच में एप्लीकेशंस होंगी, तो 2% मैनेजमेंट फीस ही आएगी। तो 2% का 50% मींस 1% हम अपने पार्टनर्स के साथ कट पास कर रहे हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कैसे पैन आउट होता है उसको एक कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हमने कंप्यूट किया कि नेक्स्ट 7 इयर्स में ब्रॉडली जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है उसमें टोटल मैनेजमेंट फीस कितनी चार्ज की जाएगी। मैनेजमेंट फीस तकरीबन 13,76,000 की बनती है, उसका 50% विच इज 6,88,000। तो मोटा मोटा 7 लाख रुपए पर एप्लीकेशन एक पार्टनर के पास फीस इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके बाद हम बात करते तो अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टर्स की 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग इन्वेस्टर्स की करता है, तो अगर 5 करोड़ की एप्लीकेशन आती है तो 50% मैनेजमेंट फीस और उसके पास 10% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है। तो इसको अगर हम कंप्यूटेशन में देखें तो मैनेजमेंट फीस 13,76,000 इंटू 5 68 लाख रुपीज की बनी। 68 लाख रुपीज में से 50% मैनेजमेंट फीस में पास ऑन चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब 35 लाख रुपीज जो है 34,40,000 रुपीज चले गए। हमने लिक्विडेशन में सिर्फ 6 टाइम की वैल्यू ली है, 5 करोड़ का 30 करोड़ लिया है, जबकि आपने देखा था 7.5 करोड़ टू 68 करोड़ तक का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। बट हमने फिर भी कंजर्वेटिव चलते हुए सिर्फ 6 टाइम का ही लिक्विडेशन पकड़ा है। तो 30 करोड़ का अगर ओवरऑल लिक्विडेशन आया तो उसमें 5 करोड़ का तो प्रिंसिपल ही था, तो टोटल इन्वेस्टर का प्रॉफिट 25 करोड़ का हुआ। अब इस 25 करोड़ में से 80% इन्वेस्टर को चला गया, तो 25% का 80% बिकम्स 20 करोड़, और जो रिमेनिंग 20% है वो एएमसी के पास आया, तो 5 करोड़ कम्स टू द एएमसी। उसका 10%, तो 5 करोड़ का 10% 50 लाख है। 50 लाख प्लस 34,40,000 बिकम्स 84,40,000, विच इज ऑलमोस्ट 17% ऑफ 5 करोड़। ये 17% बन जाता है 5 करोड़ का, जिसकी वजह से मतलब ये एक अच्छा एक पार्टनर के लिए कट है।
अब इसमें देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर हमारे पास डायरेक्ट भी आता है, उसको उतना ही 80% चार्ज किया जाएगा, उसको उतना ही 2% मैनेजमेंट फीस चार्ज की जाएगी। वो किसी भी तरीके से हमसे ये पैसे मतलब डायरेक्ट आने पर नहीं ले सकता। ये हमारी फीस है, ये हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर को अच्छा एक कट दें ताकि उसकी भी वेल्थ क्रिएट हो। तो हम इन्वेस्टर से कहीं पर भी मतलब इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा नहीं देते, जो वो 2 और 20 है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ कोई डायरेक्ट मॉडल नहीं रहता। ठीक है, अब यही 5 करोड़ की बजाय यहाँ पर हमने 10% प्रॉफिट शेयरिंग देखी। जैसे 5 करोड़ से वी मूव टूवर्ड्स 10 करोड़, जैसे 10 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन रहती है तो वो 5% प्रॉफिट शेयरिंग और बढ़ गई। जैसे ये 5% प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ी तो नीचे भी आप देखेंगे कि जो पहले 17% था अब बढ़ के 22% हो गया है। तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ओवरऑल वैल्यू ये टोटल बन चुकी है। 10 करोड़ से अगर हम नेक्स्ट स्लैब की तरफ चले तो 25 करोड़ से 5% प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर और बढ़ गई, 15% से 20% हो गई। तो 20% यहाँ 5% ऊपर प्रॉफिट बढ़ा तो नीचे भी 5% की प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ गई। तो जो पहले 22% था बढ़कर 27%, 6 करोड़ 75 लाख हो चुका है। अगेन 25 करोड़ से आगे 50 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन पे चले तो 5% की प्रॉफिट शेयरिंग फिर बढ़ गई, 5% की प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ बढ़ी तो नीचे भी 5% की प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ गई। तो जो पहले 27% था बढ़ के अब 32% बन गया। तो ये वैल्यू तकरीबन 16 करोड़ है। और जैसे ही हमने 100 करोड़ पे आए, हिट किया, 5% की प्रॉफिट शेयरिंग हमने फिर इंक्रीज कर दी और फिर नीचे 5% की प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज हुई तो ये तकरीबन 32% से बढ़कर 37% हो गई। तो टोटल वैल्यू इसमें 37 करोड़ बन गई। तो ये पार्टनर के पास डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इन 37 करोड़ में ओवरऑल देखा जाए 7 करोड़ तो मैनेजमेंट फीस का आएगा, पर जो बेसिकली द रिमेनिंग 30 करोड़ है उससे पार्टनर की भी एक बहुत तगड़ी और अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अगेन इसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जी 1 करोड़ का है। और ड्यूरेशन कितना होल्डिंग? ड्यूरेशन की होल्डिंग ऑलमोस्ट 7 to 8 इयर्स की है, जो हमने पहले प्रेजेंटेशन में देखी थी, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था। 8 साल का मार्केट का साइकिल है तो 7 to 8 इयर्स का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होराइजन एक इन्वेस्टर का होना चाहिए। अच्छा, और इसमें पार्टनर के हिसाब से या संस्था की रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क हो सकती है? रिस्क एनालिसिस के लिए जी मैंने पहले भी बात करी थी कि हमारे ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस की पूरी टीम है जो कि रिस्क को एनालाइज करती है। रिस्क को के लिए हमारा फ्रेमवर्क है LF40 का, जिसमें हम लीगल, फाइनेंशियल, कंपनी को जाकर प्लांट्स को विजिट करना, टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस करना, ये सब पार्ट रहता है। कंपनीज को पूरा जब तक अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक उस बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब कंपनी का बिजनेस हमें समझ में आता है तभी उस बिजनेस को में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओवरऑल सिर्फ 2 to 2.5%, 2 से 2.5% कंपनीज ही हमारे पास सिलेक्ट होती हैं, बाकी सब हमारी कंपनीज रिजेक्ट हो जाती हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाती। और एक क्वेश्चन है, थोड़ा मैं डिले ज्वाइन होगा। सॉरी, मैं आपकी वॉइस मिस कर गया। थोड़ा मैं डिले ज्वाइन हो गया इंटरनेट की वजह से, तो पहला 20 मिनट का मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये सेबी अप्रूव्ड है? सेबी? हाँ जी, ये सेबी बिल्कुल राइट। तो ये सेबी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर ये सब चीजों को चेक भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। हमें लाइसेंस जो आया था सेबी का वो सितंबर 2024 में आया था। अभिषेक जी ने एक अनदर क्वेश्चन पूछा है कि 5 करोड़ फ्रॉम 1 पार्टनर यू आर सेइंग, व्हिच मींस 1 करोड़ इनटू 5 पीपल, देन यू गिव 10% फ्रॉम प्रॉफिट। सो अभिषेक जी, इट कुड बी 1 into 5, it could be 2 to 1, it could be 2 3, it could be even 5 crore in a single go। 5 करोड़ के ऊपर जाकर मतलब ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग तो 20% ही रहना है। इवन अगर हम उसमें वापस अगर चले स्लाइड में तो 5 करोड़ में मैनेजमेंट फीस अगर एक शॉट में भी अगर कोई देता है तो सिर्फ मैनेजमेंट फीस में 0.25% का कट आता है। प्रॉफिट शेयरिंग तो वैसे ही 20% है, तो 20% का 10% तो आना ही आना है। यहां पर बस ये है कि 1.75% का डिवाइड बाय 2 हो जाएगा अगर कोई 5 करोड़ की एक सीधी एप्लीकेशन भी आती है। तो एनी अदर क्वेश्चंस गाइस इफ यू हैव,
बहुत ही फ्रूटफुल है ये कॉन्वर्सेशन, मतलब इट इज वेरी हार्टिंग टू सी पीपल स्टिकिंग आउट फॉर दिस, मतलब इतना लंबा ये डिस्कशन था। और आज बसंत पंचमी है, मुझे पता है कि बहुत जगह पर बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, और आज वैसे भी हमारे हिंदू कल्चर में तो इसको अंकुश साया कहा जाता है। तो जिसकी शादियां नहीं मतलब जिसकी शादी के लिए लगन नहीं मिलते वो सब आज होते हैं। तो आज हेवी मैरिजेस का डे रहता है स्पेशली। तो और उन सब चीजों के बावजूद लोग आज अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स के अलावा इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। इट इज वेरी हार्टिंग टू सी दैट। अभिषेक जी पूछ रहे हैं बिलो 5 करोड़ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फीस, राइट अभिषेक जी? So once you touch 5 crores, then profit sharing happens. Profit sharing वैसे भी लास्ट में आएगी, तो तब तक तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाते रहना है। Any other guys questions if you have? सर अभी टोटल फंड से व्हाट इज यू आर टारगेटिंग, तो कितना में क्लोज करेंगे फंड एक्चुअली? We are targeting 1000 crore fund. अभी तक कितना है सर टोटल फंड अभी तक? We are now close to 250 crores. Okay, got it. Still we have time. Thank you. Still we have time. So good part is कि जनवरी के महीने में अभी मतलब लास्ट 1-2 महीने से हमने जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, हमारे मुंबई में सेल्स हेड ने ज्वाइन किया अक्रॉस इंडिया, तो उन्होंने हमारी काफी इंट्रोडक्शंस करवाई हैं। तो उसमें नोवामा हैज कम ऑन बोर्ड, जो कि एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। नोवामा के अलावा देन देयर इज शेर खान, देयर इज इनक्रेड, रैंक एमएफ, प्रभुदास लीलाधर, ये 5-6 बड़े नाम, आदित्य बिरला वेल्थ और इवन एसएमसी, ये सब लोगों ने हमें मतलब दे हैव सेड यस टू अस इन लास्ट 2-3 वीक्स। तो नोवामा ने तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया, उनके साथ तो एग्रीमेंट हो चुका है। बाकी लोगों के साथ एग्रीमेंट स्टेज इज गोइंग ऑन, एंड इन नेक्स्ट 1 मंथ वी फील कि उनके साथ भी ट्रेनिंग्स और वो सब होने के बाद अक्रॉस इंडिया ये बहुत ही तेजी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बिकॉज व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि पार्टनर्स भी जिन्होंने हमारे साथ लास्ट ईयर भी काम किया है, उनकी तरफ से भी हमें यही फीडबैक आता है कि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। तो उस वजह से इन्वेस्टर्स की भी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होराइजन अच्छा रखते हैं मार्केट में, वो उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स भी बड़ा जबरदस्त मिलेगा इस प्रोडक्ट को लेके। कल रोमित सर के इंडस्ट्री में जो बात करते हैं, हेलो रोमित जी के साथ आपको मतलब ये जो आप yesterday I am also there in the call yesterday. राइट। सो रोमित जी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। उनके साथ हमारा नेक्स्ट वीक दिल्ली में एक पूरा इवेंट प्लान है क्राउन प्लाजा में, और इसी वजह से उन्होंने हमें बुलाया भी था कि एक बार आप कल सेशन में आ जाइए। और मतलब आपको बहुत ही मतलब आप रोमित जी से भी बात कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से संतोष जी आपको इसमें नहीं सर जी, क्योंकि सर ने सभी ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छा रहता है, पीएमएस एफ एवरीथिंग विल गो विद रोमित सर ओनली। सुरेश जी आप कुछ पूछना चाहते सर, हैं? हम इंडस्ट्री में, हाँ, जब इंडस्ट्री में सब बात करते हैं तो कैट 1 फंड जो भी है इनको बहुत रिस्की भी मानते हैं, और ये मतलब बात होती रहती है कि नहीं करना चाहिए। आपका क्या व्यू है कैट 1 में? देखिए, कैटेगरी 1 में मेरा सबसे पहला व्यू जो निकल के आया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में और इवन वेल्थ मैनेजर्स में, मतलब कैटेगरी 1 को जनरली परसीव किया जाता है स्टार्टअप्स कैटेगरी में। इस कैटेगरी 1 में एसएमईज भी करके सब कैटेगरी है, ये अवेयरनेस ही नहीं है। और स्टार्टअप्स को तो बिल्कुल सही बात है कि लोग बहुत रिस्की गिनते हैं, क्योंकि वहां लिक्विडिटी नहीं मिलती, ये नहीं पता कि एग्जिट कब कर पाएंगे। स्टार्टअप देखिए 4 कैटेगरीज हैं कैटेगरी 1 में। पहली कैटेगरी है स्टार्टअप्स की, सेकेंड कैटेगरी है अनलिस्टेड शेयर्स की, जिसमें आप पहले इन्वेस्ट करके अगर आप प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं या वैसा ही सब है। तीसरा है एसएमई, तो ये तो लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें लिक्विडिटी आपके पास हमेशा रहती है। और फोर्थ कैटेगरी होती है स्पेशल सिचुएशन फंड, मतलब जो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंपनीज खत्म हो चुकी हैं, एनसीएलटी में चलेगी, उन कंपनीज को एक जगह डिवाइड किया जाता है। तो जो ये स्टार्टअप वाला पार्ट है और जो ये स्पेशल सिचुएशन वाला पार्ट है, ये अपने आप में, क्योंकि इसमें मतलब आपको पेशेंस चाहिए और लिक्विडिटी नहीं होगी अगर आप चाहते भी हैं। गुड पार्ट इज कि एसएमई एक्सचेंज में लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल है। अगर आपको पहले भी अगर किसी कंपनी में से एग्जिट करना है, और क्योंकि हर 3 महीने हर 6 महीने बाद फंड कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो उनको भी पता है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस फंड फाउंडर्स को भी पता है अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो शेयर चलेगा नहीं,
शेयर की धुनाई होगी। तो उस चक्कर में मतलब इट कीप्स द फाउंडर्स आल्सो टू द एज। तो इस पर्सपेक्टिव में अभी अवेयरनेस इस मामले में कम है। अदरवाइज जो बाकी की एक दो कैटेगरीज है वो हमें भी काफी रिस्की लगती है। इनफैक्ट हम स्टार्टअप्स में जब हमने शुरुआत की थी हम स्टार्टअप्स की तरफ गए बिकॉज इट इज अ वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड, बट देन वी रियलाइज कि ये इसमें एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत ज्यादा पंगे हैं। लोग कमिटमेंट कुछ करते हैं, डिलीवर बाद में कुछ करते हैं। एंड द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज व्हिच वी फेस्ड वाज लिक्विडिटी, कि वहां लिक्विडिटी नहीं है और बिजनेस मॉडल्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। कि मोस्टली अगर एक आपने टेक बना लिया या कोई ऐप बना ली, उससे करस्पॉन्डिंगली चाहे आपकी सेल्स भी सेटअप नहीं हुई हो, मार्केटिंग भी सेटअप नहीं हुई हो, एंड यू आर ट्राइंग टू रेज फंड्स, वो हमें लगता है कि ऐसे बिजनेसेस में एक्चुअली में सर्वाइवल बहुत ही कम रहता है। जो कहते हैं कि 100 में से 95% कंपनीज बंद हो जाती है, तो वहां पर फॉल आउट काफी रहता है, जिसकी वजह से वी फेल्ट कि वो स्टार्टअप वाला स्पेस हमारे में के लिए है ही नहीं, एंड वी मूव्ड इनटू एसएमईज वेरी अर्ली। ये मैं आपको 7-8 ईयर्स की बात बता रहा हूँ। तो ये इसी वजह से हमें लगता है। आपके हिसाब से एसएमई की डेफिनेशन क्या है? मतलब कितने करोड़ की कंपनी आप एसएमई मानते हैं? 200 या मोर देन 200? जी देखिए, वैसे तो लेस देन 1000 करोड़ को हम एसएमईज गिनते हैं, 1000 से 5000 को हम प्राइमरीली माइक्रो कैप्स गिनते हैं, और 5000 अबव हम उसको स्मॉल कैप गिनते हैं। क्योंकि कुछ स्टार्टअप के भी वैल्यूएशन इतने आ जाते हैं लाइक। स्टार्टअप्स में तो जनरली अगर आप देखेंगे तो स्पेशली लेस देन 100 करोड़ की कंपनीज में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि एक या दो जो भी आपकी चलेगी वो सारे फंड का ही रिटर्न निकाल देंगी। पर जो बाकी पर प्राइमरीली एसएमईज में होता है वो तकरीबन 100 करोड़ से 1000 करोड़ की कंपनी ज्यादा होती है। लेस देन 100 करोड़ में हमें लगता है बिजनेस का भी वायबिलिटी मतलब उतने चीजें ही सेटअप नहीं हुई होती, और वैल्यूएशन चाहे वो कम हो पर बिजनेस में इफ एंड एल्स बहुत ज्यादा रहता है। इंडिया में कैट 1 में अप्रोक्स कितनी मतलब एआईएफ होंगे आपके हिसाब से? कैटेगरी 1 में मेरे को नंबर चेक करना पड़ेगा जी। ओवरऑल कैटेगरी 2 में सबसे ज्यादा फंड्स हैं। ओवरऑल इंडिया में 1450 फंड्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 60% फंड्स कैटेगरी 2 में रजिस्टर्ड है। अब कैटेगरी 2 वाला बंदा कैटेगरी 1 में भी काम कर सकता है। कैटेगरी 2 में आप साथ में वेंचर क्रेडिट मतलब वेंचर डेट जिसको बोलते हैं वो भी काम कर सकते हैं, प्लस आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। हाँ, तो स्ट्रक्चर डेट कर सकते हैं, प्लस आप ये कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो और प्लस आप कैटेगरी 1 का काम तो कर ही सकते हैं। तो कैटेगरी 2 में ज्यादा फंड्स रजिस्टर हैं, फिर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 है। ओके, थैंक यू। अभिषेक जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्स योर व्यू ऑन लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ कैटेगरी 3 फंड्स व्हिच गिव टैक्स फ्री इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, इज दैट एन एडवांटेज? तो अभिषेक जी देखिए, मतलब वो सिर्फ एक दिमाग का वो है कि देखिए गवर्नमेंट ने अपने टैक्स नहीं छोड़ना, चाहे वो फंड से ले और चाहे वो इन्वेस्टर से ले, और कंपनी ने भी जो फंड ने भी टैक्स भरना है वो इन्वेस्टर का ही, वो बेसिकली इन्वेस्टर के बिहाफ पे भर रही है। तो ये जो पोजीशनिंग की जाती है कि कैटेगरी 3 में टैक्स नहीं लग रहा, तो ऐसा ये है ही गलत। टैक्स लगता है, पर वो टैक्स ये है कि बस इन्वेस्टर की बजाय, क्योंकि फंड भर देता है तो वो बोल देते हैं ये टैक्स फ्री, क्योंकि जो हाथ में जा रहा है इन्वेस्टर के उसको बाद में उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो एज सच ओवरऑल देखिए तो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 1 में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कैटेगरी 3 में सबसे बड़ा पंगा क्या है कि वहां पे जो 20% की प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसके ऊपर जीएसटी कंपोनेंट आएगा इन्वेस्टर को। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। 20% प्लस जीएसटी का कंपोनेंट आएगा, तो वो जो 20% प्लस जीएसटी 18% की जीएसटी है, तो 3.8% है वो भी इन्वेस्टर की जेब से जाता है। पर मतलब इस चीज के बारे में बात नहीं होती। कैटेगरी 1 में आपका 80-20 होगा, तो यहाँ पे 20% के ऊपर जीएसटी नहीं लगती। कैटेगरी 3 में क्योंकि वो परफॉर्मेंस फीस की तरह चार्ज की जाती है, वहां पे जीएसटी लगती है। तो इन हैंड इन्वेस्टर के 80 की बजाय 76 पॉइंट समथिंग आए, है ना, 76 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, 76.2 की बजाय 76 पकड़ लेते हैं, 76 रुपीज आए। सेकेंड ऑफ ऑल, जो पहले पैसे मतलब वो टैक्स जो लगना था वो तो लग ही गया, तो वो चाहे इधर से लगे चाहे वो उधर से लगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। मतलब 12.5 रुपए 12% जो टैक्स लगना था, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20% है, तो वो लगना है तो वो तो लगना ही लगना है, चाहे इधर से लगे चाहे उधर से लगे। हम तो उसको बिल्कुल भी एडवांटेज में नहीं गिनते। और कैटेगरी 3 में जो ये लॉन्ग शॉर्ट वाला पार्ट है,
मतलब देखिए देर आर स्ट्रेटेजीज जहां पर लोग लेवरेज कर करके भी 100 के बजाय 200 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि लेवरेज लॉन्ग रन में मतलब चाहे कितना मर्जी आप अच्छी स्ट्रेटेजीज बना लें, चाहे कितना मर्जी आप रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर लें, बट ओवर लेवरेज हमेशा ट्रबल्स लेके आएगा ही आएगा। क्योंकि जब वो बढ़ता है तो वो अच्छा बढ़ता है, पर जब वो फिर घटता भी है तो वो फिर डबल स्पीड से घटता भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से देखिए हमें हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है कि ज्यादा मतलब वो जो कहते हैं ना कि इधर से हॉप ऑन करके दूसरी बस पे चले गए, दूसरी बस से तीसरी बस पे चले गए। फाइनली वही जैसे हम डिविस लेबोरेटरी की बात कर रहे थे कि 20 साल में जिसने 900 टाइम्स या 1000 टाइम्स अपना पोर्टफोलियो कर लिया, उसको ज्यादा झंपे मारने की एक्चुअली में जरूरत थी नहीं। और जो पहले 5-7 साल में जो वेल्थ क्रिएट हो जाती है वो कितना मर्जी हम जोर लगा लें, हम मतलब ट्रेडिंग में तो नहीं बना सकते। ट्रेडिंग में हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा एक ही चीज की रही है कि सबसे ज्यादा पैसा एक्चुअली में ब्रोकर को ही बनता है। इन्वेस्टर अपने हाथ में मतलब लॉन्ग रन में वो 50-60% का CAGR मैंने अपनी एटलीस्ट लाइफ में लॉन्ग फंड्स में ही देखा है। मैंने आज तक किसी भी शॉर्ट लॉन्ग फंड में 50% का कैकर या 60% का कैकर घर लेकर जाते हुए इन्वेस्टर को नहीं देखा। ये मेरा पर्सनल मानना है। इसके अलावा गाइस कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके। काफी फ्रूटफुल रही है ये कॉन्वर्जेशन, पीपल हैव पार्टिसिपेटेड रियली वेल। और ये हमने रिकॉर्ड भी की है इस सेशन को, और ये आपके पास रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। आप अल्फा AMC के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर ये लाइव भी की जाती है वीडियो, सो दैट अगर आप इसको बाद में कभी बीच में भी अगर आपने ज्वाइन किया या कभी नेट नहीं चलता या नेट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको दोबारा, और कभी वो रिवाइज भी करना होता है कॉन्सेप्ट, तो आप कभी भी दोबारा भी जाकर इस चीज को रिविजिट कर सकते हैं। एंड आई विल अगेन लाइक टू थैंक जी अरुण जी। रिकॉर्डिंग दीजिए ताकि पूरा और एक बार सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है अरुण जी, आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तो गाइस आई विल अगेन लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, टेकिंग आउट टाइम। आप सब लोग आए, इस सेशन को अटेंड किया। हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि हम ट्रेनिंग्स करते रहें पार्टनर्स की, और आपको 24/7 का एक सपोर्ट मिल सके हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स की द्वारा। आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, किसी इन्वेस्टर को पिच करने के लिए, समझाने के लिए, उनकी आगे फर्दर कोई क्वेरीज आती हैं, तो आप बेझिझक होकर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैं अगले ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी आप सब लोगों को देखूंगा। और इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। पूरा का रेफरेंस नंबर दीजिए।